जैसे 2017 का पेपर हुआ था प्री का, तो उसमें कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स कुछ गया था। तो उसके बाद सब ये बोलने लग गए थे कि जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है मेल तो 50 से 55% मार्क्स आ जाएगा तो उसका आराम से हो जाएगा। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मैं ऐसे ही प्रिजुडाइज बना के चला गया था कि 50-55% करना है। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर 65 क्वेश्चन बनाएंगे, 8 भी गलत होता है तो लगभग 11 क्वेश्चन के अप्रॉक्स माइनस करके 54% आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 60 भी होता है, 2-3 गलत होगा तो 55 में पहुंच जाएगा। तो यही कैलकुलेशन से एग्जाम देने गए। एग्जाम पेपर इजी आया था पर आपका कैलकुलेशन यही वर्क कर रहा था। तो मैं उस टाइम 2018 में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 3-4 गलत हुए और लकीली उस बार कट ऑफ 128 चला गया। तो 70 से 128, फिर उसके बाद 138 गया, उसके बाद फिर इस बार 70-75 कुछ गया। तो ये सब आप अगर पूर्वाग्रह लेके जाओगे तो आप चोक करोगे एग्जाम में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स और आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सीजीपीएससी के रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने खुद सीजीपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक किया है, वो भी 2 बार। सीजीपीएससी 2019 में इनका रैंक 26 था और सीजीपीएससी 2020 में इनका रैंक 25 था और करंटली सर डीएसपी हैं। सो लेट्स वेलकम सुमित गुप्ता सर। सर कैसे हैं? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। आज आपको अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने हैं क्योंकि कई लोगों के डाउट आ रहे हैं कि सर डीएसपी को लाइए, बताइए उनका लाइफ कैसा रहता है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुमित गुप्ता है। मैं बेसिकली पत्थलगांव जिला जसपुर का रहने वाला हूँ और मेरे पापा उनका कपड़े का बिजनेस है। मेरी स्कूलिंग पत्थलगांव से ही प्रॉपर हुई है। पत्थलगांव में प्रकाश स्कूल और शिशु मंदिर 2 स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और 2019 पास आउट हूँ मैं और 19 के पीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका ऐसा थॉट क्यों आया कि आपको सीजीपीएससी दिलाना है? मतलब आप तो इंजीनियर बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, तो ये क्यों सोचा आपने कि आप सीजीपीएससी दिलाएंगे? मतलब लाइक फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि शायद मैं जो ब्रांच लिया हूँ उसके साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा जॉब। मतलब कोई बाहर बेंगलोर या हैदराबाद जैसे मोस्टली वहीं जाते हैं या गुड़गांव, तो मेरे को लगा शायद मैं वहाँ नहीं जा पाऊँ। और मेरे को मतलब पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही पेपर पढ़ रहा था तो उसमें काफ़ी अच्छा मॉडल एक दिखा, जैसे झारखंड का था तब, कि वहाँ के एसडीएम अपने कलीग्स के साथ क्या करे जाके स्कूल में पढ़ाते थे कि मतलब कभी हफ्ते में 1 दिन चले गए। तो उससे क्या होता था, स्कूल के मतलब टीचर्स पे भी थोड़ा प्रेशर रहता था कि अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो ये लोग कुछ करेंगे। और एक मोटिवेशन भी टीचर्स को रहता था कि जब ये लोग अपने टाइम के साथ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आके ये कर रहे हैं किसी के बच्चों के भविष्य के लिए, तो हम लोग हमको जिस चीज़ के लिए फुल टाइम पेमेंट मिलता है तो हम क्यों नहीं करें। और एक बच्चों पे भी मोटिवेशन रहता था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उतना मोटिवेशन रहता नहीं है बच्चों के पास। उन लोग बस मिड डे मील और थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छे हैं पढ़ने में तो ठीक है, तो उनको भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हम लोग पढ़ के एटलीस्ट इनके जैसा बन सकते हैं। तो वहाँ से लगा कि हाँ ठीक है, सिविल सर्विसेज अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो फिर उसके लिए फिर मैं सोचा प्रिपेयर करता है। सही, मतलब आप एक रोल मॉडल बनना चाहते थे, आप मतलब एक मोटिवेट हुए उस चीज़ से कि आपको करना है कुछ अच्छा करके। हाँ मतलब जैसे मेरे को लगता है कि मैं जैसे मेरा जैसे स्कूलिंग हुआ है तो एक एक अच्छे टीचर मिलते गए तो मैं बाकी सारा चीज़ों को मैं कवर कर लेता था अच्छे से। अगर एक टीचर भी अच्छा मिल जाए तो मेरे को लगता था शायद एक अच्छा टीचर मैं बन जाऊँगा तो कुछ लोगों का अच्छा हो जाएगा। फिर मेरे को लगा कि शायद उससे ज़्यादा मेरे को अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में मिल जाएगा सिविल सर्विसेज। तो उस वजह से शायद ऐसा रोल मॉडल नहीं बनना है, बस अगर थोड़ा बहुत चीज़ ठीक कर पाए या कुछ एक का भी चेंज हो जाए तो फिर वो ज़्यादा अच्छा ठीक है उसमें। हमारी सोसाइटी को एक्चुअल में ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार सुना है कि ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको भी ऐसा लगता है कि यार मुझे भी सर जैसा बनना है करके। ये कई बार मैंने सुना है कि आपके आसपास में अगर आप देखते हो किसी ऐसे पर्सनैलिटी को जिसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, बहुत उनका नॉलेज का लेवल है, तो आप खुद भी इंस्पायर होते हो कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। हाँ बिल्कुल। इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर
आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें। तो सबसे पहले मोस्ट हाइट क्वेश्चन है, डीएसपी की लाइफ कैसी है? मतलब आप अभी ट्रेनिंग में हैं, तो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कैसा आपका डेली रूटीन रहता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले लाइक हमको सुबह 4:30 बजे के अप्रोक्स सब उठ ही जाते हैं, जितने भी हम लोग 5 बजे ग्राउंड में फॉल इन होना होता है। 5:10 में मतलब आप जितने भी डीएसपी है सब ग्राउंड पे पहुंचेंगे, जो आधा किलोमीटर दूर है हमारे रूम या बैरक बोलते हैं हम लोग, बैरक से। तो फिर सुबह जो बेसिक अपना रूटीन होता है वो, और लड़कों के लिए है कि रोज़ क्लीन शेव करना होगा, तो जिन लोग को ऐसे बीएड का शौक है तो वो छूट जाएगा। फिर 5:15 में हमारा सुबह रिपोर्टिंग होता है, फिर पीटी होती है जिसमें रनिंग होगा और पीटी होगा, ये एक परेड होता है। फिर उसके बाद ड्रिल होता है जिसमें सावधान, विश्राम, आगे बढ़, पीछे मुड़, ये 2 परेड होता है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर इंडोर क्लासेस होती है 10 से 2 बजे तक, और फिर 3 बजे से वेपन ट्रेनिंग होता है हमारा 2 परेड, और उसके बाद फिर ब्रेक होता है 10 मिनट का, और फिर स्पोर्ट्स होता है। और फिर रात को काउंटिंग फिर से होता है एक बार, तो लगभग 6:30-7 बजे काउंटिंग होती है, और उसके बाद आप फ्री होते हो, और फिर जनरली 10 बजे तक सब सो जाते हैं वापस, और फिर से यही रूटीन अगले दिन के लिए। और ये फिक्स रूटीन है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता। और ऐसा कुछ है कि डांट वांट पड़ती है कि अभी तो चलिए आप ऑफिसर बन गए हैं, पर ऐसा कुछ रहता है कि आपको भी डांट पड़ती होगी, लेट से जाते हैं जो लोग, या कुछ भी लैग होता है, नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो उस समय कैसे हैंडल करते हैं? मतलब ऑफिसर बन गए जैसा नहीं है, जैसे आप अगर आप सीख रहे हो, जैसे अभी भी तैयारी के टाइम पे आप प्रिपेयर करते हो, तो जितना रॉ हो सकता है उतना। प्रोबेशन में भी वही है कि अगर वो आपको सिखा रहे तो गुरु है तो वो तो डांटेंगे ही। लेट का है तो लेट कोई नहीं होता है, मतलब अब तक कोई लेट नहीं हुआ, तो लेट जनरली कोई नहीं होता। क्योंकि अगर आप जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे साथ भी वही है कि अगर कोई लेट होता है एक, तो जो हमारे ग्रुप लीडर बनाते हैं तो उसको डांट पड़ती है। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और को डांट पड़े, तो कभी लेट नहीं होता। तो कैसा रहता है, मतलब आप कैसे डिफाइन करेंगे, हेक्टिक है शेड्यूल? हाँ, मतलब हम लोग को प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा एज अ सिविलियन आदत नहीं होता इतना हेक्टिक या इतना डिसिप्लिन मैनर में जीने का, तो थोड़ा तो हेक्टिक लगता है। कई बार लगता है कि मतलब आपको पता है कि 1 साल तक कंटिन्यू यही होगा, तो उस वजह से थोड़ा मतलब लगता है कि यार क्यों फिर। बट अगर आप बाद में सोचोगे थोड़े दिन, जैसे उस टाइम एक तो टाइम नहीं मिलता सोचने का, और बाद में सोचोगे तो लगता है नहीं ठीक है, मतलब इतना जब हम लोग को पूरा 24 घंटे दिख रहा है, तो बाद में हम लोग टाइम को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और डिसिप्लिन लाइफ तो हर कोई चाहता है, तो अब ये हमको कंपल्शन से मिल रहा है, बाद में अच्छे लगेंगी चीज़ें, अच्छा लगने लगे। तो आप एक बात बताइए कि किन लोगों को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए? आप कैसा फील करते हैं उस समय, और जो भी लोग यहाँ पर सोच के आ रहे हैं उनको क्या सोच के आना चाहिए? मतलब इसके लिए तो मेरे को लगता है जो भी, जैसे मैं इससे पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं 10-11 बजे सो के उठता था, अभी भी छुट्टी मिली है तो मैं 11 बजे सो के उठता हूँ। तो आराम से मतलब कोई भी जिसको बनना है या फिर सब अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसा है नहीं। वहाँ पे आप जाओगे, जैसे दौड़ोगे, जैसे आप बोले दौड़ने से पीछे छूट जाते, तो शुरू में ऐसा होता है कि शुरू के 1 वीक तक नहीं दौड़ पाते हैं लोग, क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं किया। कुछ लोग दौड़ लेते हैं जो लोग प्रैक्टिस किए होते हैं, बाकी आधे लोग जैसे नहीं दौड़ पाते थे, तो हम लोग बाहर निकल के चलने लगते थे धीरे धीरे। पर वो 15-20 दिन बाद फिर अपने आप पैर ठीक हो जाता है और फिर सब दौड़ लेते हैं। आज के डेट में हम लोग सब 10 किलोमीटर आराम से दौड़ लेते हैं, तो वो इशू नहीं है, तो सब अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे थोड़ा मतलब हेक्टिक है बीच में काफ़ी, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, पर ठीक है, 1 साल बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। वही इनिशियल में लगता है क्योंकि आदत नहीं है, फिर थोड़े दिन के बाद आदत लग जाता है, तो आप भी खुद उस तरीके मेंटली अडेप्ट हो जाते होगे। फिर आपको खुद में भी अच्छा लगता होगा बॉडीली कि हाँ डिसिप्लिन लाइफ हो गई है एक। हाँ, जैसे अब उस टाइम टाइम नहीं रहता है, अभी जैसे छुट्टी है, मिड टर्म ब्रेक है, तो फिर हम लोग को लगता है कि कहाँ टाइम इन्वेस्ट करें। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि टाइम इतना ज़्यादा टाइम बच गया, मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं। तो अब ये बताइए कि क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या मेंटल कुछ ऐसा टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, जो ध्यान रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू डीएसपी पोजीशन? हाँ, जैसे अभी मेंस का रिजल्ट आने वाला है और इंटरव्यू भी होगा, तो प्रेफरेंस भरने के लिए आएगा, तो उसमें डीएसपी के लिए मेंटल रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं, आप एग्जाम दे के ही जा रहे हैं। फिजिकल में ये है कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और मेडिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें मेन होता है कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, वो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, तो वो एक चीज़ पहले से देख के प्रेफरेंस करना चाहिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में पहले भी डिबार किए गए स्टूडेंट्स। अच्छा, मतलब अगर
उस समय निकल गए आप तो आपको निकाल दिया जाएगा, कोई और पोस्ट नहीं मिलेगा? हाँ, अगर आप डीएसपी बन गए हैं और पता चलता है मेडिकल के टाइम कि आप कलर ब्लाइंड है तो आपको डीएसपी अलॉट नहीं होगा और आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। वो साल आपका वो अटेम्प्ट चला जाएगा। तो आप एक हाइट वाला और एक कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी सीरियसली लीजिएगा। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक फ़ोन से भी कर सकते हो आप, इशिहारा चार्ट आता है, वो डाउनलोड करके चेक कर लीजिए और एक बार डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, क्योंकि बाद में चीज़ें ख़राब हो उससे अच्छा पहले से देख के श्योर रहें। और हाइट में अगर 168 है तो मेरे हिसाब से पहली बार में तो नहीं भरना चाहिए 168 सेंटीमीटर वालों को, क्योंकि जो मेजरमेंट होता है उसमें 1 या 2 सेंटीमीटर दब जाता है। तो एक बार आप किसी अच्छे से कंसल्ट कर लीजिएगा और फिर डालिएगा अगर 168 सेंटीमीटर है तो। ओके। और इसके सिवा और कोई रिक्वायरमेंट, अगर किसी का नॉक नहीं है, फ्लैट फुट है या डिसेबल है, कुछ फिजिकली उनका प्रॉब्लम है, फिर हियरिंग में थोड़ा लॉस है या आई पावर बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिया पर ये है डाउट इसलिए एक एक करके आप। जैसे नॉकनी और फ्लैट फुट का हमारे में नहीं है, उसमें जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है उसमें स्पेसिफिक वो सब मेंशन्ड है। नॉकनी और फ्लैट फुट का नहीं दिया हुआ है, वो चेक नहीं होता है। हियरिंग डिसेबिलिटी है तो आप नहीं होंगे सेलेक्ट, क्योंकि वो पहले से मेंशन्ड है, उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट होता है बाद में। और अगर स्पेक्स में बहुत ज़्यादा है, स्पेक्स में जैसे काफ़ी डाउट आता है ये वाला, तो स्पेक्स में मेरा खुद 2.5 समथिंग है, तो बस आपको विद स्पेक्स दिखना चाहिए क्लियरली। तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी का कुछ डिसेबिलिटी है या कभी कभी ऑपरेशन हुआ रहता है, कोई अंग नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं। इसका आइडिया नहीं, पर वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाता है ना? हाँ, जितनी चीज़ें हैं आपको सब नोटिफिकेशन में मिलेगी। जो मेडिकल भी होता है उसमें भी बस आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अगर आपको कुछ डेफिशिएंसी निकलता है तो आपको बस बता देंगे, वो आपको निकालने का क्राइटेरिया नहीं, वो बस आपको बता देंगे। पर कलर ब्लाइंडनेस बहुत मेजर इशू है। और अगर कोई बीमारी है, नॉर्मली जो ऐसा रहता है, अगर किसी को शुगर है, कई बार बड़े उम्र के लोग भी दिलाते हैं, और शुगर है या कोई छोटी मोटी बीमारी है पहले से, तब का कुछ क्राइटेरिया? मतलब बड़ी उम्र में डीएसपी के लिए एज का क्राइटेरिया 28 के बाद नहीं फिल कर सकते, मतलब जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, 28 है। 28 और अगर कोई सर्विस में तो शायद 5 साल का उसको और वो मिल जाता है। अच्छा, ये क्योंकि रहता है लोगों का डाउट कि कब तक। और बाकी किसी पोस्ट में ऐसा कोई है एज बार, जैसे डीसी में है ऐसा कोई एज बार? नहीं, मेरे को बस डीएसपी का ही ध्यान, डीएसपी का बस आइडिया। ओके, तो सर अब आप अपने रिजल्ट डे के बारे में बताइए कि मतलब आप तैयारी कर रहे थे पहले से, जब रिजल्ट आया फाइनली तो पहले किसको कॉल लगाया, कैसी फीलिंग थी, किसने आपको बताया, वो बताइए। रिजल्ट डे वाले दिन तो मेरा रूममेट बताया था, मैं दिन भर वेट कर रहा था सुबह से कि कब आएगा रिजल्ट पूरा। तो लास्ट में जब रिजल्ट आया मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट 1% बची थी। मैं जैसे ही फ़ोन चार्ज पे लगाया, रूममेट का मैसेज आया था स्क्रीनशॉट के साथ, 26th रैंक पे है। तो मेरे को लगा शायद पिछले साल का है, 26 नहीं हो सकता, मतलब नीचे नहीं हो सकता। फिर देखा तो मेरा ही नाम था, मतलब ठीक है हो गया, कोई नहीं, पेपर खत्म। तो तुरंत मैं घर गया, दोस्त के यहाँ पे आया था रिजल्ट, तो मैं घर गया। फिर तब तक पापा को पता चल गया था, तो मतलब मेरे को लगा पापा को देख के कि इंसान इतना नॉर्मल कैसे, मतलब कुछ हुआ है टाइप, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर उस दिन तो बहुत समझ में नहीं आया, बस फ़ोन आने लग गया था लोगों का, तो मैं भी नॉर्मल था कि ठीक है रिजल्ट आना था, आ गया। फिर उसके बाद अगले दिन पापा कुछ खा नहीं पा रहे थे, और सेम मेरे साथ हो रहा था, मैं भी कुछ खा नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन शायद खुशियों से पेट भर लिया था। 2-3 दिन तक, मैं तो 3-4 दिन तक नहीं खा पाया था, पापा भी 1-2 दिन तक नहीं खा पाया था। तो मेरे को लगा कि हाँ, मतलब सच में हम लोग बहुत ज़्यादा, वो दिख नहीं रहा है भले, लेकिन वो है कि इतना एक्साइटमेंट या जो खुशी था वो, कि एक्सप्रेस भले या तो ज़्यादा हो गया होगा तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। पापा बिल्कुल नॉर्मल थे पहले दिन, तो मेरे को लगा कि इनको कोई खुशी नहीं है, पर वो देख के लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा, फिर तो वो ऐसा हो गया था। तो और फिर उस दिन पापा का था कि हाँ बस अब अगले दिन अब अगला यूपीएससी का तैयारी करना है, मतलब थोड़ा तो खुश हो जाओ, रिजल्ट आया है। फिर वो खा नहीं पा रहे थे बिल्कुल, मतलब हम लोग दोनों लिक्विड डाइट में चल रहे हैं कि वो आरएस जूस ये सब पी के, तो वो बहुत मतलब काफ़ी चेंज था। मुझे लगता है आप एकदम ना काम पर्सन है, पता है, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते पर अंदर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं शायद इसके जस्ट अगेंस्ट अपोजिट ऐसा बोलते हैं। उस दिन का मतलब रिजल्ट के लिए मैं बहुत श्योर था, इसलिए मैं घर भी चला गया था कि घर से रिजल्ट दिखते हैं, तो वो इसलिए। और पापा भी मेरे को लगता है ज़्यादा उस टाइम शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, और बहुत ऐसा रहा हो, क्योंकि पापा के दोस्त लोग जैसे फ़ोन किए थे तो लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा चेंज, मतलब खुश थे। थोड़ा सा वो वाला बताइए कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई, आपके लिए इज्जत कैसे चेंज हुई, सर वो सब वाला, और आपको भी कुछ ऐसा फील आया हो कि यार अब तो डीएसपी बन गए? हाँ, मतलब पुलिस के साथ ऐसा है, जैसे हम लोग को इंटरव्यू के टाइम भी बोलते थे कि आपको छोड़ के, मतलब आप तो खुश हो गए, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा आपके आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त लोग सब खुश होंगे। तो उस दिन वैसा ही था कि मतलब सब बहुत ज़्यादा खुश, सब एक तो पता नहीं जहाँ जितने रिलेटिव मेरे को पता भी नहीं है उतने, तो वो सारे के सारे फ़ोन कर रहे हैं और फिर सब विश कर रहे हैं, या फिर जो पहले डाउट करते थे, या और थोड़ा तो इज्जत जैसे इस पोस्ट के साथ आ ही जाता, मतलब सारे सीजीपीएससी वाले जो भी पोस्ट है, तो वो रेस्पेक्ट तो था।
अच्छा लगता है क्योंकि यही कई लोगों को मोटिवेट करता है ना स्टूडेंट्स को कि यार एक ऐसा रहे कि आपको भी रिस्पेक्ट मिले वाला एक पोजीशन। हाँ, वो फैक्टर तो रहता है। और कि खासकर कभी ऐसा कुछ हो जाए कि पुलिस वुलिस इन्वॉल्व हो जाए, आपके साथ लड़ाई वड़ाई कुछ हो गई हो, तब तो और लगता है कि बन के दिखाएंगे यार डीएसपी। नहीं, पर ये जो आप नेगेटिव मोटिवेशन लेके जाओगे ये बहुत देर सस्टेन नहीं कर पाओगे आप, कि किसी को दिखाना है या बताता हूँ बन के, वो बहुत सस्टेन नहीं। आपका जो सेल्फ मोटिवेशन या कुछ अच्छा पॉजिटिव कॉज रहेगा तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा ड्राइव करती हैं, ज़्यादा लॉन्ग रन पे काम करती है। अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट है, वो पूछ रहे थे कि सर और पढ़ने का टाइम मिलता है क्या, मतलब डीएसपी की ट्रेनिंग में, या आपका ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो गया उसके बाद आपको किस तरीके का मतलब रहेगा टाइम टेबल आपका? अभी ट्रेनिंग में तो जैसे लगभग 15-16 घंटे हम लोग पूरा इंगेज रहते हैं, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल, पर उसमें भी आप निकाल सकते हो। जैसे लंच वाले ब्रेक में आप आधा घंटा आराम से निकाल सकते हो, फिर क्लास में जैसे कुछ ब्रेक है, या रात को 8 बजे 7:30-8 बजे आप फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद 10 बजे तक, या इन बिटवीन अगर आप कोई क्लास जैसे आपको लग रही है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आप बाद में पढ़ लोगे तो उस टाइम आप अपना पढ़ सकते हो। अंदर जाने के बाद, ट्रेनिंग में जाने के बाद भी, जैसे मेरे रूममेट का अभी यूपीएससी पहली बार क्लियर हुआ है प्री, उससे पहले फुल टाइम में नहीं हो रहा था, तो टाइम मिल जाता है, बस थोड़ा बहुत मैनेज कम मिलेगा पर आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज कर सकते हो, हाँ, मतलब और जॉब से तो बिल्कुल कम मिलेगा। 3-4 घंटे बहुत अच्छे से निकालोगे तो 5 घंटे इतने मिल सकते हैं, 4-5 घंटे। ओके, इस तरीके से करता है। आप मुझे बताइए कि आप तैयारी की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप किस तरीके से तैयारी करते थे? सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल बताइए कि आप जब पढ़ाई करते थे तो कैसे करते थे? दिन भर पढ़ते रहते थे क्या? कोई एंजॉयमेंट नहीं रहता था? कैसा शेड्यूल रहता था? मतलब दिन भर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जैसे शेड्यूल रहता था। जैसे अभी जैसा टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे लाइब्रेरी कांस्टेंट चले जाते थे क्योंकि रूम बहुत बोर करता था, तो बस बैग पकड़ के, और लाइब्रेरी में दोस्त भी थे तो बैग पकड़ के सुबह चले गए। फिर जैसे अभी के टाइम पे नाश्ता के लिए निकले, 1-1.5 घंटे घूम के आ रहे हैं, बस कुछ नहीं पढ़ रहे, लेकिन 3-4 घंटे पढ़ लिए बीच में नाश्ते के बाद, और लंच या शाम वाले टाइम के पहले 4-5 घंटे पढ़ लेते थे, फिर शाम को ठीक ठाक घूम लेते थे, फिर रात को 1-2 घंटे पढ़ लिया, तब 6-7 घंटे या जितने भी ऐसे बन रहे, फिक्स नहीं रहता था कोई। लेकिन पेपर के पहले जो टाइम आता था, मतलब 1 महीना प्री के पहले, 1 महीना मेंस के पहले, तो उस टाइम पे हम, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे जाता था, 7 भी नहीं 6:30 बजे पहुँच जाता था, और उस टाइम पे 6:30 से 9 बजे तक मैं मतलब दिन पढ़ता ही था, कुछ नहीं करता था। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर आके वापस फिर 2 बजे तक फिर खाना खाया। फ़ोन नहीं रहता था इस पूरे टाइम पे, मैं फ़ोन रूम पे छोड़ के जाता था। फिर पढ़ने बैठ गया, फिर शाम को थोड़ा घूमने निकल गया, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, मतलब वो फिक्स नहीं रखता था मैं कि ऐसे रिग्रेट हो कि 1 घंटा घूम लिया, ऐसा कुछ। जितना घूम रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, आके पढ़ लेंगे। फिर आया, फिर बैठा हूँ, 11 बजे तक मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता था। मतलब इस टाइम पे अगर घूमने निकल गया तो घूम रहा हूँ ठीक है, उसका बर्डन लेके नहीं आता था क्योंकि वो टाइम वैसे भी नहीं आएगा। तो वो बहुत, मेरे को लगता है कि वो लास्ट का 1 महीना बहुत फ्रूटफुल हो जाता था। सुबह 7 से रात के 11 के बीच जो 1-2 घंटे आप छोड़ दोगे, 2-3 घंटे, तो फिर वो पूरा टाइम पढ़ाई में जाता था। और फिर रात को जाके फ़ोन, रूम पे रहता था तो फिर वहाँ पे जाके फ़ोन देखे 5-10 मिनट, और दिन भर फ़ोन नहीं चलाओगे तो रात को नींद आ जाती है। अच्छा। या तो उस टाइम दिन भर नहीं कुचकते रहोगे फ़ोन तो नींद आ जाती थी, तो तुरंत 5 मिनट में नींद आ जाता था, 5 मिनट भी नहीं लगता, और ये रूटीन रहता था पूरा 1 महीने का। अच्छा, तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर लाइब्रेरी से ही निकलता है क्या पेपर, तो आपका इसमें क्या कहना है? लाइब्रेरी से मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं रूम पे बंद कर दोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या फिर मैं लाइब्रेरी में भी मैं नीचे रूम पे नहीं पढ़ पाता था जहाँ पे चैम्बर बने होते पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ पे भी डिस्कशन रूम पे जाके बैठ के पढ़ते रहता था। तो मेरे को थोड़ा नॉइस चाहिए था क्योंकि पेपर जिस दिन मैं पहले बहुत ही ज़्यादा था कि मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, और कोई नहीं होता था तो मैं इरिटेट हो जाता था। पर फिर प्री हुआ तो प्री में टीचर लोग ही बात करने लगते हैं, आप पेपर दे रहे हो लेकिन वो 2 लोग तो पेपर नहीं दे रहे, इन्विजिलेटर, उनको तो बस पैसे मिल रहे हैं और उनको वहाँ पे टाइम पास करना है कि 2 घंटे निकल जाए, तो वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं। अब उस टाइम पे मैं बहुत इरिटेट होता था कि मैं उनको बोल दूँ, मैं बोल भी देता था, पर उनको बोल के मेरा ही माइंडसेट थोड़ा तो बिगड़ेगा, फिर मैं सोचूंगा या वो कुछ उल्टा बोल दिए, बोलते नहीं इन जनरल, शांत हो जाते हैं, पर फिर भी तो वो सब चीज़ को मैं सोचता था कैरी करने से अच्छा है थोड़ा आदत डाल लेता हूँ, क्योंकि प्री में तो आपको बबल करना है, मेंस में आपको कॉन्स्टेंटली लिखना है 3 घंटे, फिर 2 घंटे बाद फिर 3 घंटे, 6-6 घंटे रोज लिखना। तो उस टाइम आप कितने लोगों को मना करोगे, और सामने से अगर इनकेस बारात जा रही है तो बारात तो रोकोगे नहीं चुप करवाने के लिए कि मेरे को शांति से लिखना है। तो मैं सोचता था कि वो थोड़ा आदत चल जाए, तो लाइब्रेरी में इसलिए जाता था, मतलब थोड़ा उसका आदत डल जाए, और दोस्त लोग साथ में हैं तो उनके साथ भी टाइम पास भी होता था और पढ़ाई भी हो जाती थी अच्छी। अच्छा। और अगर ये रहे कि आपने किसी इंटरव्यू में या किसी लाइव इंटरेक्शन में कह दिया था कि ग्रुप स्टडी करना चाहिए, तो कैसे ग्रुप बनाए, इसके बारे में बताइए। अगर किसी के पास ग्रुप नहीं है तो वो कैसे पढ़े, ये भी तो। ग्रुप स्टडी का ऐसा था कि मेरा जो ग्रुप था उसमें हम लोग जो 3 सेलेक्ट हुए थे, हम तीनों पहले से जानते थे, मतलब CGPSC से हम दोस्त नहीं बने थे,
हम पहले से एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, और लकीली हम लोग CGPSC कर रहे थे साथ में, तो उस वजह से हमारा ग्रुप ऐसे ठीक था। मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ तो एक दो दोस्त मेरे से बन जाते थे, मतलब लाइब्रेरी के लगभग सब पहचान हो ही जाता था मेरा। तो उसमें से मेरे को जो अच्छे दिख जाते थे कि मेरे को लगता था कि नहीं थोड़ा है, या फिर उनको लगता था कि साथ में पढ़ लेते हैं, या जो मेंस के टाइम सब टेस्ट देते हैं तो मैं देखता था कि मतलब मेरे को आता है ठीक है, लेकिन किसी और का अगर आंसर अच्छा लग रहा है तो मैं अडॉप्ट कर लूँगा वो भी। तो उस वजह से जो कोई मेंस है तो मैं इनकी कॉपी चेक करके, तो ऐसे करके हमारा एक ग्रुप बन गया था 5-6 लोग का। पर इसके लिए आपको ऐसे ग्रुप ढूंढना नहीं है कि ग्रुप बना ले, कैसे बनाए ग्रुप, वो बन जाएगा, और नहीं भी बनेगा तो ठीक है। जैसे और एक है कि लाइब्रेरी जाके ही पढ़ने वाले में, जैसे मैं पूरा उड़ीसा से पढ़ा हूँ, नॉन हिंदी स्टेट है, उड़िया स्पीकिंग है, और या तो इंग्लिश या तो उड़िया चीज़ें मिलती थी, तो बुक भी नहीं मिलता था। तो वहाँ पे मैं पूरा प्रिपेयर किया, यहाँ बस एग्ज़ाम दिया हूँ। तो उसमें भी काफ़ी सारा चीज़, जैसे 2-3 क्वेश्चन मेरे को भी टेलीग्राम पे या फिर ऐसे पूछते हैं कि लाइब्रेरी में सही होगा क्या, या तो घर से ही होगा क्या, तो उसका घर से वालों के लिए ये आंसर है कि मैं खुद प्रिपेयर पूरा नॉन हिंदी स्टेट में किया हूँ, और जहाँ बुक भी नहीं मिलते थे। तो आप ये सब एक्सक्यूज, अगर एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है तो भी आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, और बाकी अगर नहीं है तो आप एक्सक्यूज़ मत रखो कि मैं घर पे नहीं पढ़ पाता या घर से तैयारी कर रहा हूँ, होगा कि नहीं, हो जाएगा। और ग्रुप स्टडी के लिए आप ढूंढिए मत, ग्रुप बन जाता है अपने आप। अभी इंटरव्यू के लिए तो, और इंटरव्यू के लिए मस्ट है कि आप एक ग्रुप देख लीजिए। अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किनको देना है, तो आप वहाँ से 3-4 लोग से बात कीजिए। और क्योंकि इंटरव्यू पूरा आपका स्पीकिंग पे रहेगा, तो आप जितना मॉक उनके साथ दोगे बोल के, हेजिटेशन भी कम होगा और आप बोल अच्छे से पाओगे। तो इंटरव्यू के लिए तो आप बना लो तुरंत। और कोचिंग कितना ज़रूरी है, आपने कोचिंग की थी कि नहीं? कोचिंग मैं तो नहीं किया था, पर अगर किसी को लगता है कि इसको करना चाहिए, अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको लगता है कि आप कोचिंग करके ज़्यादा जल्दी कवर कर पाओगे तो कोचिंग कर लो, और आपको लगता है कि कोचिंग नहीं करके आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारे इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, तो आप उनसे भी समझ सकते हो। तो आपको जो सूटेबल लगे, अगर करना है आपको लगता है तो फिर कर लो, जैसे ट्रेंड जनरली करते हैं। बाकी जैसा आपको अगर लगता है कि आप किसी को नहीं सुन सकते 3 घंटे तो आप मत जाओ फिर। बुक्स सारे सब स्टैंडर्ड बुक्स सबको पता है तो वही पढ़ लो। ओके। तो सर ये बताइए कि आप लाइब्रेरी जाते थे, ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे कि बाकी लोग भी कैसे पढ़ते हैं। कई लोगों का वहाँ पर से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसी क्या गलतियाँ वो करते हैं जो आप ऑब्जर्व करते थे, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट जाता है लाइब्रेरी, वो अवॉइड करना चाहिए उनको? मतलब जैसे कुछ 1-2 चीज़ें, बाकी तो अपना सबका अपना पढ़ने का तरीका है। जैसे उसमें एक चीज़ मैं देखता था, जैसे उनको रिसोर्सेज पे, जैसे अगर 4 लोग डिस्कस कर रहे हैं एक टेबल पे, तो 4 लोग की अलग अलग बुक है, 1-2, मतलब मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, मेरे दोस्त लोग में भी कुछ करते, तो उसमें आप वो, अगर आप 4 बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस 4 बुक को एक बुक में लिख लो। वो जैसे पढ़ रहे हैं तो चारों, मेरे में ये दिया हुआ है, मेरे में ये दिया हुआ है, मेरे में ये दिया हुआ है, उस टाइम आपको याद रहेगी वो चारों चीज़ें, और अच्छी भी है, मतलब अगर आपको कंटेंट रिच हो रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। पर आप उन जो 3 अदर लोगों के बुक में था वो पॉइंट अपने बुक में ऐड नहीं किए, तो आप जब एग्जाम के टाइम फिर से पढ़ोगे उस बुक को तो आपको वो सारी पॉइंट याद नहीं रहेंगे। तो उस सारे पॉइंट्स में जो आप अपना टाइम उस टाइम सोचने या सुनने या बात करने में लगाया, वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो आप अपने रिसोर्स पे भरोसा रखो। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, 3-4 बुक से पढ़ रहे हो, तो आप अपने एक बुक में रख लो। जैसे मैं भी 3-4 बुक अगर पढ़ भी रहा हूँ, तो मैं जैसे रामकुमार बिहार पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री के लिए, तो मेरे को जो पॉइंट लगता था कि मेरे को प्री में या मेंस में काम आ सकता है, तो मैं उसको अपने एक पेज में लिख लेता था। या ग्रंथ अकादमी का बुक पढ़ रहा हूँ, मोटा एक आता है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। और एक है कि एक मतलब ऐसा ट्रेंड है कि काफ़ी लोगों में ये ट्रेंड है कि CGPSC में 1-2 बार में नहीं होता है, या फिर जैसे पेपर के, मेरे साथ कई सारे इंसिडेंट होते थे। जैसे पेपर के 1 महीने पहले कोई मेरे से आके पूछ रहा है कि टेस्ट जैसे दे रहा हूँ तो एक बार पूरा रिवाइज हो गया। उस टाइम कम से कम 3-4 बार इंसान का रिवाइज हो जाता है, पर एक बार रिवाइज हो गया जो मेंस दे रहा है ऐसा पूछ रहा है, तो 1 बार 2 बार रिवाइज करके आप कभी नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। उस टाइम कम से कम 4-5 बार रिवाइज हो, तो फिर बोलता था हाँ 1 बार तो हो गया। तो 1 बार कैसे रिवाइज होगा 1 महीने पहले, आपको 2-3 बार तो अच्छे से होना ही चाहिए। फिर एक पॉइंट ये था कि मतलब जैसे एक दोस्त था मेरा ही, लाइब्रेरी में ही पहचानी थी, तो वो उसका भी मेंस था। अब सिलेक्शन से पहले सब नॉर्मली बात करते हैं, तो उनसे बात कर रहा था मैं, तो कैसा आ जाएगा, लग रहा है हो जाएगा सिलेक्शन। तो ही वाज लाइक कि अभी तो मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो मैं बोला तो बोलते नहीं पहला अटेम्प्ट है, देख रहा हूँ। तो मैं बोला देखने के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर है। बोलते हैं हाँ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया हूँ ये वो। तो पहला अटेम्प्ट में ही लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसे नीतीश है, उसका पहले अटेम्प्ट में है, और काफ़ी लोग पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर रहे हैं। पहला मेंस या पहला अटेम्प्ट, ये सब मतलब एक्सक्यूज़ अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, या कोई सीनियर कि अभी टाइम लगेगा ऐसा। तो सीनियर का सुनना नहीं चाहिए। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि वो आपका जो बिलीफ है उससे अगेंस्ट बता रहे हैं,
तो सब आप अपनी स्ट्रेटजी से ही क्लियर करोगे, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो इनसाइट्स चीज़ों को लेके उसी से क्लियर होगा। तो वो चीज़ एक भटका देता है। तो वो सब चीज़, और एक पहले वाला कि पहले अटेम्प्ट में नहीं सिलेक्शन होगा, ये तो बहुत गलत सोच। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मतलब आप चाहते नहीं, फिर भी आपके माइंड में अगर फीड हो जाता है ना, जो आपके लिए धीरे से प्रेजुडिस बन जाता है, एक मेंटल बैरियर पहले से ही बना देता है, वो बहुत इफेक्ट करता है आपके एग्जाम के टाइम पे। हाँ, जैसे इसका है कि जैसे प्रेजुडाइज जो आप पूर्वाग्रह बोल रहे हैं, तो जैसे 2017 का पेपर हुआ था प्री का, तो उसमें कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स कुछ गया था। तो उसके बाद सब ये बोलने लग गए थे कि जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है मेल तो 50 से 55% मार्क्स आ जाएगा, तो उसका आराम से हो जाएगा। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मैं ऐसे ही प्रेजुडाइज बना के चला गया था कि 50-55% करना है। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर 65 क्वेश्चन बनाएंगे, 8 भी गलत होता है तो लगभग 11 क्वेश्चन के अप्रॉक्स माइनस करके 54% आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 60 भी होता है, 2-3 गलत होगा तो 55 में पहुंच जाएगा। तो यही कैलकुलेशन से एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम पेपर इजी आया था, पर आपका कैलकुलेशन यही वर्क कर रहा था। तो मैं उस टाइम 2018 में 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 3-4 गलत हुए, और लकीली उस बार कट ऑफ 128 चला गया। तो 70 से 128, फिर उसके बाद 138 गया, उसके बाद फिर इस बार 70-75 कुछ गया। तो ये सब आप अगर पूर्वाग्रह लेके जाओगे तो आप चोक करोगे एग्जाम में। तो ये सब बिल्कुल लेके नहीं जाना है। ये प्री में भी नहीं, मेंस में भी ऐसा ही होता है। मेंस में भी जैसे मेरा पेपर 3 हर बार छूट जाता था टेस्ट सीरीज से, एक क्वेश्चन 8 नंबर का छूटता था, तो मैं ये सोच के गया था कि 8 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, और पेपर वाले दिन 8 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं जाना है। मेरे जैसे ऐसे का मैं बता रहा हूँ, ऐसे में मैं हर बार जितने भी मॉक टेस्ट देता था, तो मैं लगभग 4 ऐसे प्रिपेयर करता था। फिर लिखते लिखते लास्ट में मैं 5वां ऐसे का भी सिनॉप्सिस बना के पहले 4 वाले में से एक को ड्रॉप करके वो 5वां पिक करता था। तो यही मेरे दिमाग में पेपर के टाइम पे भी रहता था। तो पेपर में भी मैं दोनों बार 5-5 ऐसे का सिनॉप्सिस बना के 4 लिखा हूँ। तो ये प्रेजुडाइज बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहिए, वो आपको ही बैकफायर करेगा बाद में। ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्री मेंस इंटरव्यू की बातें करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ऐसा क्या चेंज हुआ है पहले से, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि कोई इसको अच्छे से क्लियर कर पाए? पैटर्न तो जैसे छत्तीसगढ़ वाले जो 20 का पेपर हुआ था, तो छत्तीसगढ़ बहुत नॉर्मल था, जैसे आता था। प्री में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के थे, 50 इंडियन पोर्शन के। तो छत्तीसगढ़ वाला 20 में सिंपल ही था, जैसे आता था हमेशा। 21 में ऐसा कर दिया कि मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए उसमें, कि स्टेटमेंट वाइज 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस वैसे ही थे, बस स्टेटमेंट से थोड़ा पैनिक कर सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो उसमें बहुत इशू नहीं है। और एक आध जैसे अभी गीतेश अमरोहित की बुक आ रही है, वो सब पढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि CGPSC प्री में जब हम लोग भी दिए थे 19 वाले में, तो उस टाइम भी जो CGPSC और कंडक्ट कराती थी एग्जाम, उसमें वो LN वर्मा या रामकुमार बिहार से क्वेश्चन पूछ रही थी। पर जैसे ही CGPSC जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उसका पेपर आया, तो वो नॉर्मल जैसे आता है वैसा ही था, उसमें किसी भी अलग बुक से नहीं आया था क्वेश्चन। तो शायद वो फिर से अभी जो ट्रेंड हो रहा है वो फिर से नॉर्मल ही है क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में। इंडियन पोर्शन में है कि अब मेरे को लगता है कि नेगेटिव पे फोकस करना चाहिए, कि नेगेटिव मिनिमम हो। जो आपको नहीं आता है अटेम्प्ट नहीं करें। एक चीज़ है कि आपको करंट अफेयर अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रोज के बेसिस में पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, जैसे UPSC में जैसे पूछता है IoT के बारे में, या जैसे ये हम वियरेबल्स पहनते हैं उसके बारे में, तो आपको कॉमन सेंस से लिखना है, या फिर सुने हो समझे हो, तो वैसे ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे इस बार पूछा था कोविशील्ड का 1 डोज कितना है, तो आप ऐसे पेपर अगर रोज पढ़ रहे हो, क्योंकि डोज शायद नहीं देगा किसी भी करंट अफेयर में, कोविशील्ड कैसे बना है, वेक्टर बोन है या ऑर्थोवेक्टर ऐसा कुछ था, या फिर कौन बनाया है, या फिर उसका कितना मतलब ऐसे सारी चीज़ों को वो फैक्ट देगा, पर वो ये नहीं देगा कभी कि कितना ml था, मतलब नहीं दिया होगा शायद। तो आप पेपर पढ़ते रहेंगे तो वो गो थ्रू होगा आपसे, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान 3 पे, तो चंद्रयान 3 पे ये पुराना करंट अफेयर शायद 19 में हुआ था ये, और पूछा था इस वाले प्री में, तो थोड़ा वो भी आपको पता होना चाहिए था कि वो नॉर्थ पोल नहीं साउथ पोल गया था, ऐसा कुछ था। तो आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन विलोपित भी होते हैं, तो उसमें आपको और थोड़ा बफर लेके चलना है, क्योंकि ये बफर रखोगे तो आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, आप उस कट ऑफ के झंझट से दूर रहोगे। और स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक है जियोग्राफी से, फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस में सिर्फ भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल, पर जो भौतिक भूगोल है 11th की NCERT है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमारे टाइम भूकंप से आया था, इस बार जो प्लेट टेक्टोनिक्स से आया था, और एक क्वेश्चन था जो इपोच एरा वाले कालक्रम है उससे आया था, तो आप एक बार वो पढ़ लीजिए।
ओके ओके। तो अब आप ये कह सकते हैं क्या कि CGPSC जो है वो UPSC के लेवल के क्वेश्चंस देना चालू कर दिया या उसके तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के ऊपर आ रहा है। और साथ साथ विकास दिव्यकृति सर ने भी कह दिया है, वो जो वीडियो भी वायरल हुआ है CGPSC के बारे में, तो उसके बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मतलब वो तो मेरे को लगता है वैसा नहीं है जैसे सर बोल दिया। मतलब वो हमारा सिलेबस ठीक है, बड़ा है, बहुत बिखरा हुआ है, पर यूपीएससी बहुत सारा डेप्थ है उसमें, सारी चीज़ों में हर दिन आप नया सीख रहे हैं। हमारा एकदम फिक्स सिलेबस है। प्री में भले कुछ इधर उधर हो जाता है, मेंस बिल्कुल फिक्स है। 1400 नंबर का पेपर आपको पहले से पता हुआ है, आपके पढ़े हुए हैं, आप उसको ही लिखेंगे। प्री में थोड़ा कुछ क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, कुछ बहुत ही मतलब कुछ भी टाइप के कि शायद वो इसलिए है ताकि जो तुक्का मारते हैं, जैसे लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप, जो सीरियसली पढ़ेगा वो इंसान कभी उसको फिल नहीं करेगा। या फिर एक आध कुछ कर, तो वो अगर 5 करता था तो 1 करेगा मैक्सिमम, तो वैसा कुछ करे। तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को निकालने के लिए है कि नेगेटिव मार्किंग से वो बाहर हो जाए, क्योंकि 1/3 है नेगेटिव, तो सोचते हैं कि 4 में से 1 भी सही हुआ तो बैलेंस हो जाएगा। तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट को निकालने के लिए ज़्यादा है। और वैसा तो अभी यूपीएससी जैसा तो मेरे को लगता है नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है अभी। okay. वो 50 क्वेश्चन में थोड़ा अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, पर वो अभी मेरे को नहीं लगता कि नहीं वैसा आया है। okay. और बाकी सीजी के 50 सेम है पहले जैसे, बस स्टेटमेंट वाइज दे रहे हैं, तो आप आराम से सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे वो। अगर हम लोगों के पास अभी 6 महीने हैं नेक्स्ट CGPSC एग्जामिनेशन के लिए, तो क्या प्रीलिम्स निकल सकता है अगर कोई एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा है तो? अब आप एकदम अभी 6 महीने बाद क्लियर हो जाएगा सोच के अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप हर महीने एग्जॉस्ट होगे, बार बार एग्जॉस्ट होगे और पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। और फिर उसके बाद अगला अटेम्प्ट भी हो सकता है, अगर ठीक से गाइडेंस नहीं मिले या खुद से आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए, तो फिर से एग्जॉस्ट होते जाओगे। तो 6 महीने बाद का टारगेट ना लेके अगले वाले पेपर को टारगेट लेके पढ़ो, और मेंस और इंटीग्रेटेड पढ़ो, मेंस और प्री दोनों को मिला के, तो हो सकता है ये भी निकल जाए। और अगर ये निकल गया और इंटीग्रेटेड आप पढ़े हो, तो मेंस की चीज़ें आप पढ़े हो वो बाद में पुट इन करके आप आगे ज़्यादा कर सकते हो अच्छा। और अगर आप ऐसे पढ़ोगे और कि टारगेट करके प्री निकालना है, तो 6 महीने में इनकेस आप प्री निकाल लिए, मेंस आपका नहीं निकलेगा और फिर पता नहीं आपका प्री कब निकलेगा। मतलब अभी मेरा कल ही एक एस्पिरेंट से बात हो रहा था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकल गया था, पर चूंकि मेंस प्रिपेयर नहीं था तो मेंस में आप सेलेक्ट नहीं हुए, और उसके बाद 4 अटेम्प्ट से प्री नहीं निकला। तो आप इंटीग्रेटेड लेके चलो, वो ज़्यादा बेटर है। इसको टारगेट 6 महीने बाद वाले को टारगेट करके तो मत जाओ, या तो अगर कर भी रहो तो इंटीग्रेटेड ही पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो वो मेंस प्री दोनों का मिला के पढ़ो, उससे निकल जाता हो तो अच्छा बात है। 3 महीने सफिशिएंट हो जाएंगे अगर आप इधर भी काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किए, पर एकदम उसी पे फोकस करके बहुत नहीं करना, यही फोकस। और अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो उनको 6 महीने में क्या क्या चीज़ों को बार बार पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, एकदम ध्यान रखना चाहिए? अभी जैसे 6 महीने है तो मेरे को लगता है थोड़ा प्री के टुवर्ड्स अप्रोच हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मेंस पे ही फोकस रहे, पर थोड़ा बहुत जैसे जो कॉमन सब्जेक्ट है मेंस और प्री के, जैसे पॉलिटी से 12-13 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए कि वो प्री के क्वेश्चन ना छूटे और मेंस भी प्रिपेयर हो जाए, ये सारा पढ़ सकते हैं। और जैसे जो सब्जेक्ट जो प्री में नहीं है, जैसे दर्शन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसको 1 से 2 बार तो गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि दर्शन आप प्री के बाद सिलेबस देखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है दर्शन। एक तो सुन के भी खतरनाक लगता है कि पता नहीं क्या होगा, और सिलेबस लगभग देखने में तो सबसे बड़ा सिलेबस है, तो वो देख के भी बहुत बेकार लगेगा आपको कि क्या है, और फिर ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा ही करते रह जाओगे। तो फिलोसफी 1 या 2 बार अभी से पढ़ लेना चाहिए। और मेंस का मतलब अभी टेस्ट भी मेंस का दे सकते हो, अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो तो टेस्ट देते रहो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्री के साइड स्विच कर लेना, या तो नोटिफिकेशन से 10-15 दिन पहले कर लेना, जैसे पेपर टफ होते जा रहे हैं। पर अभी इंटीग्रेटेड ही पढ़ना चाहिए अच्छे से, अभी इंटीग्रेटेड ही करके चले तो बेटर। और अगर हम लोग मेंस के बारे में देखते हैं तो कितना पढ़ना चाहिए, उसके लिए कितना आंसर राइटिंग करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से करना चाहिए, मतलब नए चीज़ें पढ़ते जाएं, कि ऐसा है कि पुरानी चीज़ें जो ऑलरेडी CGPSC में आ गई हैं उन्हीं को और अच्छे से अगर आप करते जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब जो पुरानी चीज़ें जो CGPSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उनको एक बेस रखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर आप जैसे पेपर पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन आपके नोट से हो रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको लगता है उस नोट से हो जा रहे हैं तो फिर बिल्कुल सोर्स तो अब दूसरा बदलिए ही मत। और कुछ क्वेश्चन लग रहा है अगर आपको कि उससे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो वो अपने नोट्स एनरिच कर लीजिए। शुरू के 10-15 दिन ये कर लीजिए कि दूसरा बुक अगर आपके पास है या आप चाहते हैं पढ़ना, तो बस एनरिच कर लीजिए कि ये पॉइंट नहीं है और ये मैं डाल लेता हूँ उसमें। और आप एकदम फिक्स टारगेट रखिए कि आपको किस पेपर में कैसे नंबर चाहिए। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, जैसे हमारे टाइम तक 158 हाईएस्ट था, अभी 167 हो गया।
तो मैं सोच के चलता था 158 तक पहुंचा देना है। तो ऐसा कुछ आप एकदम दिमाग में रखिए कि इतना इतना खींचना है और उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। मतलब आप टारगेट बड़ा कर दोगे तो या तो होगा कि आप पढ़ना छोड़ दोगे कि नहीं पहुंचेगा, या तो होगा कि आप और पढ़ता हूँ वो वाले में भागोगे। तो वो जैसे लैंग्वेज के लिए 158 ले आओगे तो बहुत सारा काम हाईएस्ट मार्क्स रहे ऐसे कुछ रहे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स रहे? हाँ, मेरा लैंग्वेज में काफ़ी आया था, मतलब 140 आया था फर्स्ट वाले में और सेकंड में 130। तो ऐसा आप पेपर फिक्स कर लीजिए कि जिसमें मार्क्स मिलते हैं, जिसमें, और दूसरा कर लीजिए जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो जिसमें मार्क्स मिलते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें मिल रहे हैं, और जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं उसको भी अच्छे से कीजिए। अभी तो सब पेपर में स्कोर हो रहा है। मैं जब करता था तो मैं 1, 2, 4 और 6 टारगेट करता था। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। जैसे अब पेपर 5 में भी अच्छे मार्क्स मिलने लग गए हैं, 140 पहुंच जाता है, तो आप ये भी टारगेट कर सकते हैं। अब पेपर 7 के साथ ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। किसी को 60 में पहुंचा दे रहा है वो जो सेलेक्टेड है, और 110-15 शायद हाईएस्ट है उसका। तो आप कम से कम 70-80 के रेंज में मत आइए, उसमें उतना बचाना है आपको वो पेपर। अब भले 120-25 नहीं मिलेगा, पर आप 100 मतलब 70-80 में आ गए तो वो माइनस में आप चले ही गए। तो सस्टेन करके कि 100 तक आ जाए, मतलब उतना ध्यान रख के उसको करें। बाकी सारे 6 पेपर में बहुत स्कोर अभी मिल रहा है। तो आपका तो 2 पेपर में करीब ज़्यादा मार्क्स है ना मेंस में? नहीं, मेरे जैसे 19 वाले में पेपर 1 में था, पेपर 2 में था, पेपर 6 में था 127 थे शायद, 127 या 8। फिर अगले बार में पेपर 1 में है, 2 में है, 4 में है, 5 में सबसे ज़्यादा है। तो सारे पेपर स्कोरिंग है। 133.5 है पेपर 5 में इकोनॉमी वाले। तो अब लगभग सारे पेपर में अच्छे स्कोर हो रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर किसी को एकदम बार बार जो प्री निकाल ले रहा है, मेंस में अटक रहा है या फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आ पा रहा है क्योंकि इन्हीं सब रीज़न की वजह से, किस चीज़ पे एकदम ध्यान देना चाहिए मेंस के लिए? अपने सोर्स एकदम, अगर बार बार अटक रहा है तो कुछ तो दिक्कत है, या तो आपके लिखने में या तो आपके सोर्स में। तो सोर्स फिक्स कर लीजिए कि इतना ही पढ़ना है। उसका सबसे मेन है कि क्वेश्चन से मिला लीजिए और मार्क्स आपको कैसे मिल रहा है। आरटीआई कॉपी काफ़ी लोगों की है। वो एक है कि अगर बार बार नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपको मतलब थीम नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों का। जैसे आपको नॉलेज बहुत है, आप बहुत पढ़े हैं, बहुत आता है, लेकिन जैसे 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे मेजर थीम लिखना पड़ेगा उसका, सबसे मेजर थीम की। जैसे गुप्त काल में है तो विज्ञान या कला के बारे में, फिर आप शासक का नाम नहीं बताएंगे या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब जो पूछा है डायरेक्ट मेजर थीम पे है। जैसे 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो आपको पहला पॉइंट में पृथक निर्वाचन प्रणाली लिखना पड़ेगा। बाद में भले आप कार्यपालिका या विधायिका का विस्तार किए और वोटिंग राइट्स दिए, ये सब लिखेंगे, पर पहले आपको सेपरेट इलेक्टोरेट लिखना पड़ेगा। तो इस पे काम कीजिए, आप टेस्ट फ्रिक्वेंटली दीजिए और आपको जो भी लगता है, जो मेंटर या टीचर जो आपको गाइड करेगा ढंग से, ये नहीं कि आपको डिमोरलाइज करे, तो उससे आप अपने कॉपी चेक करवाइए और खुद को मोटिवेट रखिए। और जैसे जो लोग बोलते हैं कि नहीं 2-3 बार 4 बार में ही निकलता है, उनसे दूर रहिए। बिल्कुल कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं आने दीजिए, क्योंकि आप खुद ही लड़ रहे हो, आपका बार बार नहीं हो रहा है तो आप और नेगेटिव चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो आप उनसे दूर रहो और खुद प्रैक्टिस करते जाओ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आप भी राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? मैं बहुत लिखता नहीं था, मैं बस पढ़ लेता था। मैं लिखता, मेरे को लगता था कि जैसे यूपीएससी में बहुत एनालिटिकल आता है या सोच के आपको आंसर फ्रेम करना होगा, 1-2 फैक्ट आपको पता होंगे। पर इस सीजीपीएससी में ऐसा है कि आप, जैसे मैं बोला कि मेंस का 1400 नंबर लगभग आपको पता होता है। हिस्ट्री में जैसे एक क्वेश्चन, गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक का विकास, तो आप तो पॉइंट वाइज वही रटे हो ना कि क्या दिया, आर्यभट्ट क्या किए थे, वराहमिहिर क्या किए थे, या जो महरौली का स्तंभ है, या सालिहोत्रा, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें प्रैक्टिस क्यों, मतलब मेरे को लगता था ऐसा कि मैं पॉइंट वाइज लाइन से लिखते जाऊँगा सारी चीज़ें। तो मैं लिख के प्रैक्टिस बहुत कम करता था। मैं अपने हाथ को फ्री करने के लिए मैं टेस्ट देते रहता था, क्योंकि 19 वाले में मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ था क्योंकि मैं लिखता ही नहीं था। तो 20 वाले में मैं वही किया कि मैं लिख लेता था, टेस्ट जाके दे देता था ताकि हाथ फ्री रहे, उस दिन हाथ बहुत ज़्यादा ना दुखे। पर अगर आपको जैसे बहुत पढ़े हो और फिर भी नहीं हो रहा, मेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस से ज़्यादा किसी ऐसे इंसान को चेक करवाइए जो आपको लगता है सच में वो एक रीजनेबल चेक करेगा या आपको बता देगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि आप फिर से भी पढ़ोगे तो आप लिखोगे वही सारी चीज़ें जो आपको याद थी या वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था उससे, तो वो आपको बता देगा कि ये पहले लिखना था। जैसे अभी मैं एक लाइब्रेरी में चेक कर रहा था कॉपी, तो उसमें मेरे और वो जिनके मैं कॉपी चेक कर रहा था सेम पॉइंट्स थे तीनों, पर मेरे 1, 2, 3 में जो था उनका 3 to 1 में था। मतलब जैसे मुहावरा में है तो मुहावरा के बारे में सब चीज़ लिख दिया, पर मुहावरा शब्दांश से नहीं लिखे आप, शब्दांश या वाक्यांश जो होता है। तो आपको पहला वो वर्ड दिखाना पड़ेगा कि वो चीज़ है, उसके बाद आप एग्जाम्पल दो,
बताओ, एग्जाम्पल जैसे फीड करते रहो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको सबसे पहले लिखना है, कौन सेकंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन थर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वे पे आपको आंसर लिखना है। और अगर आप जैसे बार बार नहीं सेलेक्ट हो रहे तो आपका यही क्रोनोलॉजी दिक्कत है। क्योंकि मेरे साथ ही काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी पढ़े, मतलब जिसमें हिस्ट्री में इतना जानते हैं कि मेरे को नाम भी नहीं सुना था मैं कई बार, पर उनका पेपर में नहीं होता अच्छा। तो फिर बाद में कॉपी जब देखते हैं तो वही रहता है, ज़्यादा जानने की वजह से वो लोग काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट लिख देते हैं जो वहाँ नहीं पूछा है। तो आप बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखिए। अगर अकबर के 9 रत्न पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस अकबर के 9 रत्न थे, ये थे वो थे, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। CGPSC में पूरे मार्क्स मिलते हैं ऐसे लिख लोगे तो एकदम टू द पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। नहीं, और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर कौन से पेन से लिखें, मतलब जिससे स्पीड बने रहे, हाथ में दर्द मत दे, ऐसा कुछ। तो ये फिर से वही प्रिजुडाइज वाला, पूर्वाग्रह वाला कि इस पेन से लिखना है। और ये मार्केट में पता नहीं कहाँ से आ गया, CGPSC के मार्केट में भी है। मतलब हम लोग, मेरे को भी काफ़ी सोचना पड़ गया था। मैं 10th से राइटोमीटर से लिख रहा था, लास्ट में ऐसा हो गया राइटोमीटर बहुत पतला चलता है। ये मैं बोला ना, अच्छे मेंटर जिनको आप समझते हो कि ये रीजनेबल कुछ बताएंगे, उनसे ही आप बात करो ऐसे टाइम पे। मैं भी एक कॉपी ऐसे ही दे दिया था चेक करने, तो वो बोल दिया तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम्हारी हिंदी में स्पेलिंग गलत होती है। मेरा स्पेलिंग लगभग नहीं गलत होता है, मेरा ऐसे का कॉपी अभी भी पड़ा हुआ होगा, उसमें सब देख सकते हैं। तो वो फिर भी बोल दिए। फिर राइटिंग, आप पहले तो खुद भी डाउट कर रहे हो कि पेन खराब है, आपके दिमाग में आया, फिर कोई बोल दिया आपको कि आपकी राइटिंग खराब है, तो आप नहीं बचा पाओगे फिर खुद को। 1-2 दिन बर्बाद होगा और वो आप 1-2 दिन अफोर्ड नहीं कर पाओगे पेपर के बीच में। तो वैसे लोग से तो दूर ही रहो। और पेन मैं चेंज किया, 2-3 पेन चेंज किया। मैं जो पेन चेंज किया, मेरे दोस्त लोग सब उसी पेन से लिख लिए बाद में, उन लोग भी वो अडॉप्ट किए और उससे लिख लिए। लेकिन लास्ट वाले दिन मैं बोला नहीं, मैं फिर से राइटोमीटर से लिखूंगा, तो मैं राइटोमीटर से लिख। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में जाओ, बिल्कुल भी चेंज मत करो, क्योंकि आप एक और बर्डन कैरी करके लेके जाओगे कि इस पेन से पेपर नहीं कंप्लीट हुआ, तो ये पेन बीच में साथ नहीं दिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो पेन आपको लग रहा है आपसे सही चल रहा है उससे लिख लो आप। मुझे आपसे बात करके ना एक चीज़ समझ में आई कि ना, मेंटल बर्डन ज़्यादा मत लो। हाँ, एक भी मत लो आप। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, कुछ ऐसा जो आपके माइंड में फिट नहीं हो रहा है उसको थोड़ा दूर करो। जो आपको लगता है कि यार ये ट्राई कर लेना चाहिए, कर ही लो। हाँ, कर लो एग्जाम। क्योंकि देखो, अभी भी जैसे आप लाइब्रेरी या कहीं भी देखोगे तो सब पढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसा क्राउड है जो साल भर पढ़ता ही है। अब कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है नहीं पता, लेकिन वो पढ़ता ही है। तो उससे आप कैसे अलग होगे? तो आप एक तो अपना कॉन्फिडेंस, आपका मेहनत तो है, मेहनत और भी लोग करें, पर आप एक जो दिमाग के साथ अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हो, जैसे वो 3 डेट वाला ऑल इज वेल है। मतलब वो बताता है ना कि आप बस इसको सिखा दो कि सब ठीक है तो ठीक ही होगा। तो इसको ट्रेन करो कि नहीं, मेरे को आता है। तो आप उसके साथ एक, आपको मेहनत करने का भी मन करेगा एक राइट डायरेक्शन में, कि आप ज़्यादा और पढ़ लो। पढ़ने में कोई इशू है नहीं, और आप उसको डाइजेस्ट भी कर जाओगे। और मतलब अगर एटीट्यूड आपका किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव है, आप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो आप उस पर आप मेहनत करोगे खुद से, तो चीज़ें ठीक होंगी। माइंडसेट बहुत, मेरे लिए तो माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन सी पर्सनालिटी को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? आपको कितने मार्क्स मिले थे और उस दिन क्या क्या हुआ था? मेरे को तो 70 और 80 मिले थे। पहले वाले में 70 मार्क्स थे, सेकंड वाले में 80 थे। प्रिपेयर ऐसा करना चाहिए, जैसे आपका जो एक फॉर्म आता है, DF तो नहीं है यहाँ, एक फॉर्म आता है अभी, परफॉर्मा बोलता है। तो उसमें जो चीज़ें फीड करते हैं आप, उसके बारे में पूरा प्रिपेयर कीजिए। नाम, पापा का नाम, पापा का व्यवसाय, और उसके लास्ट के 2 पेज रहते हैं जो सारे बोर्ड मेंबर्स के पास रहते हैं। तो जनरली एक ट्रेंड है कि सिर्फ लास्ट के 2 पेपर का प्रिपेयर करते हैं बहुत अच्छे से। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे से बीच से स्टार्ट कर दिए थे। जो एक अनुप्रमाणन पत्र डायरेक्ट, तुम्हारे पापा तो सोनवानी सर का बोर्ड था, चेयरमैन जो है, तो मेरे से डायरेक्ट पूछे कि तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है, तुम इधर क्यों आना चाहते हो? तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो आपको, तो मैं बोला सर इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में, तो इसलिए आना चाहते हैं। तो वो बोले कंप्यूटर, फिर उसके जस्ट नीचे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रहता, तो बोलते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आप बीटेक किए हो, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि पापा के बिजनेस को ई-कॉमर्स से जोड़ के और आप बढ़ा सकते थे? तो मैं बोला कि सर हाँ, मैं बढ़ा सकता था, पर मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से सिर्फ अपने पापा को नहीं और भी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उनका भी बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। तो बोलते हैं मतलब ऐसा तो नहीं होता, हम लोग तो 40 साल से कर देख लिए, कुछ नहीं होता। तो मैं पढ़ के गया था सारे, मतलब जो भी अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं काफ़ी अच्छे, जो बेटर इंडिया का एक साइट है, उसमें तो लगभग मैं 50 से 60 IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनका मैं पढ़ के गया था। तो उसमें एक नवीन के चंद्रा सर हैं, तो उनका ये सेम मॉडल था कि मतलब कोविड के टाइम पे वो जो हैंडीक्राफ्ट से सब वाले हैं, तो उनको सोशल नेटवर्किंग जो भी ई-कॉमर्स से जोड़ के
काफ़ी उनका बिजनेस सोशल मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी अच्छा चला था, जो काफ़ी बर्बाद हो गया था रूरल इकोनॉमी में। तो मैं वही साइड कर दिया, तो वो फिर ठीक थे, सेटिस्फाइड थे। फिर उसके बाद ये आया था कि तुम चले जाओगे तो फिर वो तुम्हारे बाद वाला तो वो बंद कर देगा। तो मैं बोला कि ठीक है सर, हम तो अपने पे अपना बेस्ट दे सकते हैं और हमारे बाद वाला कुछ करे उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो वो सेटिस्फाइड थे। तो मतलब आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे वो उतना और डायनामिक होगा और आप उस प्रिपरेशन से मैनेज कर लोगे। क्योंकि मेरे टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा डायनामिक पूछे थे और मैं कंप्यूटर साइंस का या टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था। तो वो सारी चीज़ें जो मैं मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट इन सारी चीज़ों की वजह से वो सॉल्व हो गया था। तो प्रिपेयर कैसे करना चाहिए फिर आप, मतलब ग्रुप में बैठे रहते थे या मॉक दिलाना ज़रूरी है, या क्या क्या आप प्रिपरेशन करते थे, लिखते भी थे क्या चीज़ों को? हाँ, मतलब मॉक दिलाना जरूरी है, पहले मैं इसको बोल देता हूँ। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसका वो कभी इंटरव्यू मॉक नहीं दिया, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं मतलब हर बार। तो एक ये भी है, और बाकी सब मॉक दिला देना चाहिए मेरे को लगता है। जैसे हम लोग तो दिलाए थे। एक प्रिपेयर करने के लिए जो परफॉर्मा है उसको पूरा प्रिपेयर कीजिए, एक नोट्स बनाइए, एक डायरी या कॉपी खरीद लीजिए, जो भी लेना है उसमें सारी चीज़ लिखिए। एक सामने अगर कोई दोस्त है, रूममेट तो होगा ही आपके पास, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो और टेक्निकल का प्रिपेयर करो, उसको पकड़ा दो कि इसमें से जो पूछना है पूछ ले मन से। क्योंकि वहाँ सारे डिपार्टमेंट के होंगे, सारे अलग अलग होंगे, आपको पता नहीं बोर्ड मेंबर किनकी क्या स्पेशलिटी है, तो वो कुछ भी पूछेंगे। तो वो सिविल, जैसे मेरा रूममेट सिविल इंजीनियर था तो कुछ भी पूछते रहता था। तो आप उसके लिए प्रिपेयर होते जाओगे। उसको 2-3 इंटरव्यू का वीडियो दिखा दो कि ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो वो भी थोड़ा सेंसिबल हो जाएगा कि ग्रेजुएट तो किया है वो भी, तो वो भी थोड़ा सेंसिबल पूछने लगेगा। और न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ो और अपने बारे में जितना हो सके, जितना अपना, अगर अब जैसे मैं 19 पास आउट था तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर करता था कि कंप्यूटर साइंस बहुत पूछेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था और मेरे से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछे थे। अब रूरल अभी क्या प्रॉब्लम है नेटवर्किंग का, यहाँ से लेके काफ़ी सारा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पूछे थे, तो वो ठीक हुआ था। तो अगर आप रिसेंट पास आउट हैं तो उस पर बहुत अच्छे से काम कीजिए, जितना पॉसिबल डायमेंशन हो सकता है वो। हॉबी में बिल्कुल भी फेक मत कीजिए, फिर आप एक बर्डन लेके जाओगे फेक करोगे तो। अब प्रिपेयर करके बना तो लोगे आंसर सारे, लेकिन आप बोलोगे कैसे, मतलब बोल भी दोगे फिर आपके दिमाग में रहेगा मैं झूठ बोला हूँ, एक और बर्डन आप फिर कैरी कर लोगे और फिर आप बाकी चीज़ों को ख़राब करते जाओगे। तो हॉबी अगर है तो लिख दो। जैसे मैं बहुत सारा प्रिपेयर किया था टीचिंग पे, पर टीचिंग खुद ही, मतलब मेरी हॉबी, मेरे को बहुत पसंद है टीचिंग करना, पर टीचिंग खुद इतना नोबल प्रोफेशन है कि आप फिर उधर से क्यों सिविल सर्विसेज में आओगे। इस चीज़ को आप कितना भी बोल लो, जस्टिफाई नहीं होगा। आप टीचिंग को नीचे नहीं ला सकते। मतलब आप किसी को अच्छा बताने के लिए आप दूसरे को, टीचिंग को तो बिल्कुल नहीं कर सकते नीचे। तो मैं बोला वहाँ पे उस टाइम को बहुत ज़्यादा देना, इससे अच्छा इसको हटा के कहीं और मैं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है या जो चीज़ों को मैं जानता हूँ उस पर लेके जाऊँ। तो मैं वो हटा दिया था। फिर मैं चेस डाला था। चेस मतलब मैं खेलता हूँ चेस भी बहुत लोग ऐसे फर्जी डालते हैं कि चेस में कुछ नहीं पूछेगा, पर चेस में इतने सारे पूछने के लिए चीज़ें हैं। अगर आप नहीं खेलते हो या फिर आप बहुत अच्छे से नहीं खेले हो तो आपको नहीं पता होगा। तो कुछ फर्जी मत कीजिए। मैं चेस में 2 बार मैं स्टेट खेला हुआ हूँ, तो फिर भी मेरे को बहुत सारा पढ़ना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि कुछ भी पूछ देंगे और फिर आप नहीं बता पाओगे, तो वो बेकार है, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपना। तो इसलिए अगर नहीं है हॉबी तो छोड़ दो। अगर इनकेस पूछते हैं कैसे हॉबी नहीं है, तो बोल दो कि हॉबी नहीं है, इंटरेस्ट है, ये चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पर बात कर लो। और इंटरेस्ट सबका ही रहता है। ओके, तो सर मुझे अभी ये बताइए कि अभी आप डीएसपी के पोस्ट पे हैं, आपकी प्रमोशन चैनल क्या रहता है, आप क्या क्या बन सकते हैं? जैसे डीएसपी के बाद पहला जो प्रमोशन होता है वो एडिशनल एसपी पे होता है। देन कितने साल के बाद होता होगा ये 10-11 साल जनरली, मतलब वो कैडर के हिसाब से होता होगा। और फिर उसके बाद एसपी, फिर डीआईजी, देन आईजी, देन एडीजी, देन एडीजी तक ही शायद ज़्यादा मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। फिर सबसे सीनियर मतलब उसके ऊपर होते हैं डीजीपी जो होता है। डीजीपी होता है, ओके। और जैसे अब अगर हम लोग प्रिपरेशन का पूरा अगर बात कर रहे हैं, तो आपका क्या टाइम टेबल रहता था? आप कितने समय उठते थे, क्या क्या चीज़ों को करते थे? इसका तो मतलब अलग अलग फेस में, कॉलेज में मैं रात में पढ़ता था, फिर बीच में अचानक से सवेरे पढ़ने लग गया, सवेरे 5 बजे उठ के जाता था पढ़ने। फिर बाद में जैसे बिलासपुर में रह के जब प्रिपेयर करता था तो आराम से 7-8 बजे उठता, फिर 9 से शाम के 8-9 तक मतलब जितना पढ़े भी और घूमे, सारा चीज़ किए। फिर मतलब ये टाइम रहता था। पेपर के पहले बस 1 महीने कुछ नहीं करना, बाकी सब ठीक, फिर आप नॉर्मल पढ़ते हैं। और बिल्कुल मतलब अगर आप कुछ कर लिए तो उसको रिग्रेट मत करना बिल्कुल, क्योंकि वो टाइम आप ला नहीं सकते वापस। जैसे हम लोग पिछले 19 वाले प्री के पहले एक शादी में नाचने चले गए थे, मतलब बेगानी शादी थी, तो हम लोग फुल एंजॉय करके आए। तो मतलब उसको बाद में हम लोग वो लेके चलते कि नहीं शादी में चले गए थे, या फिर दिसंबर में घूमने चले गए थे हम लोग।
नोटिफिकेशन के बाद भी, तो वो चीज़ को फिर कैरी करके कि उस टाइम एक महीना जब सब, एक हफ्ते जब सब पढ़ रहे थे तो हम लोग को बर्बाद कर दिए, तो वो चीज़ दिमाग में नहीं रखना। वो नहीं लगता। और टेस्ट सीरीज कैसे दिलाते थे आप? कितना आपने टेस्ट सीरीज दिलाया है इसके बाद? हाँ, प्री के लिए मैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज देता था। मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को इस ऑप्शन ही नहीं रखना था कि नहीं होगा ऐसा कुछ। तो मैं प्री के लिए जैसे ट्यूटोरियल्स की टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फेमस है, तो मैं वो दिलाया था। और उसके बाद मेरे को लगता था कि ठीक है, ये तो सब दे ही रहे हैं। प्री में जनरल मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 50 से 60 सीट रहती है, 15 गुना लेना रहता है, तो 50 का लेके चले तो लगभग 750 का शायद, तो उतने में आना है आपको। तो 750 लोग टुडे का टेस्ट तो दे ही रहे हैं डेफिनेटली। तो आप और क्या कर सकते हो कि अब पहले तो मेंटली आगे जाओगे उनसे, पेपर तो बाद में होगा, तो कैसे आगे जाओगे? और तो फिर एक और टेस्ट सीरीज कोई सा ले लो, 2 टेस्ट सीरीज भी हो सकता है, बहुत सारे लोग दे रहे हो तो एक और ले लो। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी देता है, अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा तो रिसर्च करके देता है कि प्रीवियस ईयर कैसा आया है या कैसा पूछ सकता है, तो उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका भी एक रिसर्च होता है, या जो भी व्यापम के पेपर आ रहे हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। तो 2-3 टेस्ट सीरीज, ऐसे 3-4 टेस्ट सीरीज, एक यहाँ पे आप आगे हो गए, मतलब आप मेंटली आगे हो, भले वो लोग और दे रहे हो। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हो? तो हो सकता है वो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, सारे कर भी रहे हो तो अच्छी बात है, तो रिवाइज भी सारा करो। एक बार रिवाइज कर रहे हो आप, एक बार कर लो। मैं लगभग 5, 6, 7, मतलब मैं ऐसा करता था, पहला रिवीजन किया, जो क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है मैं काट देता था उन सारे को। फिर दूसरे रिवीजन में टेस्ट के फिर से मैं उसको रिवाइज करते टाइम, पहले में लगभग 40 क्वेश्चन कट जाते थे, 40-45, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। दूसरे रिवीजन में मैं फिर सिर्फ वो 55 क्वेश्चन पढ़ूंगा, 45 जो कट गए हैं उनको मैं नहीं पढ़ता था, तो वो टाइम भी बच जाता था मेरा। 55 क्वेश्चन देखने में बहुत टाइम नहीं लगता प्री का। फिर इस रिवीजन में भी मेरे को लगेगा कि ये 20 क्वेश्चन मेरे को याद हो गए, मेरे को अब जरूरत नहीं है बाद में पढ़ने के लिए, तो मैं ये 20 भी कट कर दूंगा, तो 35 बचे। तीसरे रिवीजन में जब मैं फिर से सेम पेपर दूंगा दूसरा वाला, तो ये 35 में से फिर से 5 से 10 क्वेश्चन कट जाएंगे आपके, फिर 20 क्वेश्चन बचेंगे। तो हर एक रिवीजन में आपका टाइम बहुत बेयर मिनिमम होते जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आपको फैक्ट भी याद हो रहे हैं, क्योंकि CGPSC में बहुत फैक्ट पूछता है। 138 नंबर अगर जा रहा है 70 से भी, कितना लगभग 80% है, 80 नहीं, सब मैथ्स वीक हो गया पूरा जितना भी है। तो अगर 138 कट ऑफ जा रहा है तो आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, 70% लगभग। तो उसके लिए फैक्ट, पूरा फैक्ट थे, तो पूरे फैक्ट यहाँ से ही आएंगे आपको टेस्ट सीरीज से। बुक से आप कितना फैक्ट याद कर लोगे? मतलब अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट वाला बुक ले लोगे तो बोझ ही लगने लगेगा। तो इधर से यहाँ से करो, सीखो, एक्सपीरियंस ले लेके। हाँ, गलती करो, सीखो, या तो फिर यहाँ से याद कर लो आप। तो आप कैसे एनालिसिस करते थे टेस्ट सीरीज का? क्योंकि इतने सारे तो आप दिला रहे थे, तो उनको बाद में खुद से लिख के एक जगह रखे रहते थे, या रिवाइज कैसे करते थे गलतियों को? मैं जितना भी गलती होता था, मैं चूंकि 19 वाले में मैं कहीं टेस्ट जाके नहीं देता था, मैं खरीद के लाता था, अपने स्टडी टेबल पे देता था। तो मैं जो OMR शीट लाता था जिसमें मैं फेल करता था, तो मैं उसमें सारे क्वेश्चन लिखता था कि कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, टोटल मार्क्स कितने हुए, ये टैली रहता था, वहाँ पे मैं लिख देता था इतना हुआ। फिर जो क्वेश्चन बबल में गलत होते थे तो मैं उसका स्पेसिफिक रीजन लिखता था प्री के लिए, मतलब ये बिल्कुल करना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। जैसे किसी में मैं तुक्का मारा था, वो गलत हुआ, तो मैं अपने तुक्का की एक्यूरेसी भी देखता था। मतलब तुक्का भी ऐसा रहता है कि इंट्यूशन आ रहा है आपको, आप कहीं पढ़े हुए हो और लग रहा है कि आपको ये होगा, ऐसा तुक्का, मतलब एकदम ब्लाइंड नहीं। तो वो चीज़ आप साइड करो कि तुक्का मारे थे, इंट्यूशनल तुक्का, और गलत हुआ, अच्छे से नहीं पढ़ा और गलत हुआ, हड़बड़ी करके टिक किया और गलत हुआ, नहीं आता था फिर भी टिक किया, गलत हुआ, 2 स्टेटमेंट पता थे, तीसरा नहीं पता था और उससे ही आंसर डिड्यूस करना था। मतलब ऐसे 4, 5, 6 रीज़न, और अगले टेस्ट जाने से पहले ये 6 रीज़न मैं पढ़ के जाता था, फिर इसमें सही हो जाते थे वो, मतलब वो कम होता था हर बार। और फाइनल एग्जाम से पहले भी ये सारे रीज़न एक पेज में लिख लेता था, और ये सारी चीज़ें नहीं करनी, तो वो बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। मतलब जैसे जिम भी जाओगे, कुछ गलत करोगे तो ट्रेनर टोकेगा पहले बार, दूसरे दिन फिर करोगे, शायद फिर गलत करोगे, फिर टोकेगा, तीसरे दिन फिर टोकेगा, लेकिन चौथे दिन आप गलत करते रहोगे तो खुद से ही क्लिक करेगा। नहीं, गलत करने के लिए करना स्टार्ट करोगे, आप खुद ही छोड़ दोगे वो कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो वो इधर भी काम करेगा कि आप तुक्का मारने का ट्राई भी कर रहे होगे तो आपको वो कोई ना कोई टोक देगा दिमाग में, मतलब कि नहीं तुक्का नहीं मारना है, गलत होता है। मतलब आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका कैसा एक्यूरेसी बाद में होगा। तो यहाँ से ये वाले प्रैक्टिस है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, मतलब एकदम ब्लाइंडली नहीं जाना। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, और अगर आप ऐसा करोगे तो लाइक मेरे पास होगा शायद अभी भी टेस्ट का मेरा OMR शीट, लास्ट के जो फुल लेंथ टेस्ट होते थे तो उसमें लगभग मेरा 75% ही बनता था, और लास्ट में मार्क्स भी मेरे 75% था, मतलब 150 आए थे शायद। तो वो उतने के अराउंड लाइक किया? हाँ, उतने के। ओके, तो लगभग उतना ही आएगा। ये टुडे के टेस्ट का था, मतलब इतना पूरा एनालिसिस। बाकी सारे टेस्ट में मैं यही करता था, अपनी गलती, एक तो आपको अच्छे नंबर ला के भी आगे बढ़ना, और एक
गलती कम करोगे तो भी आप ऊपर आओगे। तो ये दोनों पे काम करना है। तो ये गलती कम वाले पे ऐसे काम होता था, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने वाला, जो आप हर बार कट करके आप अपने फैक्ट को भी बढ़ा रहे हो और नंबर ऑफ रिवीजन भी बढ़ रहा है और कितने क्वेश्चन मतलब और फैक्ट कलेक्ट करते जा रहे हो। आप अगर 8 बार 300 टेस्ट अगर लगभग दिए और 8 बार आप रिवाइज कर लिए हो, तो आपके दिमाग में कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना तो मेरे को आता है, इतना कोई नहीं टेस्ट किया लाए थे टोटल? नंबर 300-400 के बीच कुछ होगा ऐसा कुछ। तो मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस भी है ना कि आप इतना करे हो, इतना कोई नहीं किया होगा। आपको 750 में कैसे भी घुसना है, उसके बाद आप मेंस में भले जैसा भी करें, पर आपको प्री तो 750 में ही घुसना है। तो आप इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब इतना टेस्ट नहीं, पर आपके ब्रेन को इतना मतलब कि आपको आता है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस। तो ये एफर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मंथ पहले क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, 1 वीक पहले क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और ऑन द डे मतलब जस्ट एग्जाम के पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके बारे में? मैं दोनों का ही बता देता हूँ, मेंस और प्री का। मतलब 1 मंथ पहले मेरे को लगता है कि जैसे आपका पहले से एक शेड्यूल चल रहा होगा कि ऐसे आप पढ़ रहे हो, फिर रिवाइज करो, क्योंकि काफ़ी रिवाइज हो जाता है 1 महीने पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पर सब्जेक्ट। तो अब 1 मंथ पहले आप चीज़ों को कम करना स्टार्ट कर दो कि जो सिर्फ पढ़ना है, मतलब आप जो भी हाईलाइट करते हो या जो भी करते हो, कुछ नोटेशन डालते होगे कि बस इतना ही पढ़ना है। मैं पढ़ते टाइम डेट लिख देता था और जिस कलर का पेन है वो कलर का पेन ऐसे मार्क कर देता था, ताकि मेरे को पता है कि लास्ट रिवीजन में मैं ये सब याद कर चुका हूँ और जिस पे मार्क है सिर्फ वो पढ़ना है। तो उससे जल्दी से ख़त्म हो जाता था फिर से सिलेबस। और 1 वीक पहले जब पहुँचता था तो मैं फिर पूरा पढ़ता था और सिर्फ जो लास्ट वाला हाईलाइटेड है उसको अच्छे से देखता था, और ये इतना जल्दी देख लेता था क्योंकि ये सारा याद रहता था, तो पूरी चीज़ें कवर हो जाती थी। प्री के टाइम 1 हफ्ते पहले आपको सिर्फ पूरे टेस्ट सीरीज वापस से रिवाइज करना है, अगर बहुत सारे दिए हो तो, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो नोट्स पढ़ लो अगर बचता है तो। पर अगर टेस्ट सीरीज से एक भी क्वेश्चन आया और आपको अगर पेपर में याद नहीं है तो फिर आप बहुत वो भी बेकार लगेगा कि यार आता था, पढ़ा था, तो वो और दूसरे क्वेश्चन में भी अफेक्ट करेगा। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो प्री के पहले ये, मेंस में भी सेम कर लो, लास्ट रिवीजन में नोट्स बना लो, थोड़े थोड़े बच जाएंगे, 1-2 पेज के जितने भी बने आपका जैसा पढ़ने का स्ट्रेटेजी। और उसके बाद वो रॉ फैक्ट जो रहेगा, मतलब जो आपके आंसर को बाद में अच्छा दिखा देगा। जैसे हमारे टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, चोल वाला था जो स्थानीय स्वशासन में, तो उसमें साउथ वाले टर्मिनोलॉजी बहुत अमरम, अमर जैसा करके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें चोल वाले में जो मैं एक पेज में लिखा था उसमें से ही आ गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते जो उसमें से आते, तो उसमें टाइम आपको वो फैक्ट पता है कि कोट्टम, ऊर, वलनाडु, ऐसा कुछ अभी मेरे को तो याद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं लिखा था वहाँ पे। तो ये सारे रॉ फैक्ट्स वहाँ से आ जाएंगे आपके लास्ट वाले से। तो और 1 दिन पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? 1 दिन पहले तो मैं जैसे पेपर में कोई एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 9th को था, तो 1 दिन पहले मैं छोड़ दिया था कि कुछ नहीं पढ़ूंगा। मतलब 2 दिन पहले सेकेंड लास्ट डे में पढ़ा, फिर उस दिन कुछ नहीं पढ़ा था, रात को थोड़ा बहुत एक बार करंट अफेयर ऐसे पलट के देख लिया, फिर छोड़ दिया था। 20 वाले में टेस्ट सीरीज ही रिवाइज करा था क्योंकि मेंस 1 महीने जस्ट बाद था, तो मेंस और प्री दोनों देख के चलना था। तो उस दिन भी टेस्ट सीरीज में जैसे काटते गया, अब इतने सारे हैं, अब उसको लास्ट पे मैं क्या करता था, 1 लाइनर ही मोस्टली रहते सीजी के, तो A4 शीट में मैं लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो 3-4 पर 5 पन्ने का 10 पन्ने का ऐसे A4 शीट बाइंड करके फिर ये सब हटा के बस मैं वही रिवाइज कर रहा था। मतलब उतना कि बाकी सब चीज़ें याद है, सिर्फ इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को और याद करना है, तो वो लिख लेता था। तो आपको पता होगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और आप सिर्फ उसको पढ़ो। बाकी सबको पढ़ के टाइम, मतलब रिवीजन करने का मेरे को ये सही लगता है। बाकी सब तो अब मैं फिर से पढ़ूंगा तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो रिवीजन करना है हम लोग को, रिपीटेशन नहीं करना है, क्योंकि रिपीटेशन का टाइम नहीं है आपके पास। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा बेटर है। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कहाँ पर से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब घर से कि सीसेट वाले साइड से? नहीं, सीसेट तो अलग पेपर ही आता है। अच्छा, पेपर जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो आप, मेरे को लगता है सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन आप देखें बीच से कहीं से, मतलब मैं क्या करता था, बीच से खोलता था, जो इजी क्वेश्चन दिखता था मैं वहाँ से स्टार्ट कर देता था। आप शुरू में टफ लाइन से जाओगे, इन केस शुरू में टफ क्वेश्चन आ गया तो आप पहले बहुत सारे एनर्जी वेस्ट कर चुके होगे या फिर लगा चुके होगे, फिर बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा अटैम्प्ट करने में। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि शुरू में 5 अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर सोचने लग जाओगे कि 1 साल और गया, या फिर ऐसा ही रहा पूरा पेपर, तो उसमें भी टाइम आपका जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेज के बाद ही आप सेलेक्ट हो गए। तो मैं सोचता था कि जहाँ से ईजी है वहाँ से करते हैं, क्योंकि टफ तो सबके लिए होगा, अगर होगा भी तो वहाँ से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर जो जहाँ पेन फंसते जाएगा उसको उस टाइम पे होल्ड में डाल के सेकेंड रीडिंग में, या फिर जब लगेगा कि अब अटेम्प्ट करना चाहिए तो वो तब कर लेंगे। तो जहाँ से ईजी लगे वहाँ से जाओ और ईजी वाले सारे अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि CGPSC प्री में टाइम बचता है। मतलब अगर आप अच्छे से करोगे तो टाइम बच जाता है, तो पहले ईजी वाले सारे अटेम्प्ट कर लो, फिर टफ में घुसो।
ओके। और आप कैसे रिवाइज करते थे चीज़ों को? लिख के वाले करते थे कि आप चीज़ों को कहाँ से लाते थे रिवाइज करने के लिए, और कैसे रिटेन करके रखते थे? नहीं, वही मैं बोला ना, पेन मतलब डेट, या तो डेट मार्क कर रहा हूँ या तो मैं टिक मार देता था कि कितने बार पढ़ा हूँ। तो जैसे कोई एक पेज पढ़ा, मैं उसके ऊपर टिक कर दिया, फिर 5-10 दिन बाद अगर पढ़ रहा हूँ तो फिर से टिक। तो वो टिक भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता था कि 5-6 टिक है तो 6 बार पढ़ लिया। और जैसे पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें बार बार नहीं पढ़नी पड़ती, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, मतलब आप उस प्रोसेस में रहोगे तो हर अगले बार में पिछले बार से कम पढ़ना है, और पिछले बार से कम भी पढ़ना है, और नए चीज़ों को ऐड करना है पिछले बार वाले में। तो जो जो नहीं याद है सिर्फ उसको मार्क करके उस पर ध्यान दे के पढ़ो। फिर अगले बार में जो चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है उनको छोड़ दो, तो उससे टाइम बचेगा। जो जो नया नया फैक्ट आप जो हाईलाइट किए थे, जो आप उस टाइम याद किए थे दिमाग लगा के, उसको आप एक बार और दिमाग लगा के याद करोगे तो वो चीज़ें भी रिटेन हो जाएंगी। उसमें कुछ कुछ लगे आपको कि हाँ ये तो बहुत रिटेन हो गया, तो उसको आप फिर से दूसरा जो पेन यूज़ कर रहे हो या हाईलाइटर या जो भी, तो वो मार्क जो नया है उसको मार्क कर लो आप। तो तीसरी बार में ये जो चीज़ें पहले आप छोड़ चुके वो सारे याद हैं, फिर कुछ नया फैक्ट याद है, तो आपका फैक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा और कॉन्सेप्चुअली तो चीज़ें समझ में आपको होगी। तो ये ज़्यादा मेरे को सही लगता है। लास्ट में ऐसा हो गया था कि सारे कलर के पेन थे, उसमें 2-3 हाइलाइटर थे, तो मतलब ऐसा बचा था कि दोस्त लोग बोलते थे कि अब नील में डुबा देते हैं इसको, कि अब एक कलर बचा है पूरा सब ब्लू हो जाए। तो मतलब वो सारा हाईलाइटेड होना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा याद नहीं है या कौन सा एग्जाम का ज़्यादा रेलेवेंट है, और वो आपको उस टाइम पे याद करना है सिर्फ। तो वो ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सर अब ये बताइए कि नॉर्मली जो हर साल क्वेश्चन आपको लगता है कि आते हैं, क्योंकि आपने 2 बार क्रैक किया वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जो आता ही है? जैसे प्री में टॉपिक वाइज नहीं, मैं सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो जैसे प्री में आपको एक बफर हमेशा लेके चलना है, आप उस बफर में रहोगे तो मेंस का प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो सीजी वाला जो पोर्शन है उससे लगभग जितने लोग प्रिपेयर करने, सब 40 क्वेश्चन है, जितना उस टाइम बन रहा है लोगों से, एवरेज से ज़्यादा लोगों से जो बन रहा है उतना आपको बनाना ही है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ के भी बहुत एज नहीं ले सकते, 1-2 क्वेश्चन का एज ले सकते हो। तो एज कहाँ मिलेगा? इंडियन पोर्शन में। तो आप इंडियन पोर्शन में फोकस करो कि किससे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से अगर 8 क्वेश्चन आ रहे, मतलब 19 तक का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत नहीं किया हूँ। तो हिस्ट्री में अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 एंशिएंट से, 2 मेडिवल से, 2 मॉडर्न से, तो उसके लिए आपको इतना मोटा घटना चक्र पढ़ने का कोई ज़रूरत, मेरे को लगता था कि नहीं है, मैं कभी नहीं पढ़ता था। तो अगर एंशिएंट से 2 आ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछा था कि पाटलिपुत्र में नहीं, कहाँ पे फाहियान हॉस्पिटल देखा था, तो मेरे को नहीं पता कहाँ पे देखा था। अगर जैसे लोगों को पता था ठीक है, पर मेजॉरिटी उसमें से वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेगी फिर, और उसके लिए इतना सारा एनर्जी वेस्ट करना, मतलब पूरा घटना चक्र में पड़ता, शायद उससे वो क्वेश्चन को शायद उस टाइम पढ़ते टाइम में ध्यान नहीं देता। तो मेरे को लगता था वो एफर्ट में वहाँ ना लगा के इकोनॉमी से तो नहीं पूछते, जैसे पॉलिटी में लगा दो, पॉलिटी से 12-13 क्वेश्चन आते थे और सारे अच्छे क्वेश्चन आते, मतलब अगर अटेम्प्ट करोगे तो सही अटेम्प्ट किया तो विलोपित भी नहीं होते, तो वहाँ कर सकते हैं। और जियोग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जियोग्राफी का भी मतलब अगर आप टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे अच्छे से, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है प्री के लिए। तो मैं सोचता था कि मैं इनमें दे दूँ, साइंस में दे दूँ थोड़ा, क्योंकि साइंस से 19 तक तो 10th के बुक से थे, 20 में फिर चीज़ें चेंज हुई है, वो भी जनरल नॉलेज टाइप कुछ आ गया था, तो वहाँ पे आप दे दो। वहाँ पे मतलब ज़्यादा रिजल्ट है आपके। हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन में 5, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा तो उससे 5 बनेंगे, आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ो, अच्छे से रीडिंग की हो तो भी 4 बन जाएंगे आपके। तो जस्ट डबल ट्रिपल एफर्ट लगा के आप एक क्वेश्चन बढ़ा रहे हो और इधर आप 3-4 नए क्वेश्चन ढूंढ के आप वो अटेम्प्ट कर ले रहे हो। तो वो मेरे को लगता था कि मैं वो ज़्यादा करता था, कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं गलत फंड देता था, मैं इकोनॉमी जियोग्राफी के क्वेश्चन बचा लेता था। साइंस वाले उस टाइम को मैं साइंस वाले में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है कि एंशिएंट में भी कितना सारा है। जैसे अभी भी कितना पढ़ने के बाद भी पूछे थे मेंस में कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक कितना रिस्पॉन्सिबल था, तो वो पता नहीं कवर होता है या नहीं। तो हिस्ट्री में इसलिए थोड़ा अवॉइड करके, क्योंकि 4 क्वेश्चन 5 में, अगर 7 में से 1-2 विलोपित कर रहे हैं, बहुत आउट ऑफ द रेंज है, तो 5 में से 4 तो बन ही जाएंगे। एक क्वेश्चन की जगह मैं पॉलिटी के सारे ले लूँगा, जियोग्राफी के अच्छे क्वेश्चन जितने हैं सब आएंगे, साइंस के आ जाएंगे। दर्शन से तब क्या था कि सिलेबस से पूछता था, तो दर्शन अच्छे से पढ़ के 6 क्वेश्चन पूछा तो 6 मिल गए, तो ऐसे करके इधर से मार्क्स ले लो आप। तो ये चीज़ों आप देखो, अभी भी जैसे हुआ है तो इसमें भी पॉलिटी कांस्टेंट बना है कि उसमें से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, जियोग्राफी से फिजिकल जियोग्राफी अगर मैं अभी देता तो मैं फिजिकल जियोग्राफी पढ़ के जाता, कि 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और उसी बुक से आ रहे हैं, 11th की एनसीईआरटी जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत 11th की बुक है, तो उससे अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है 2 क्वेश्चन, क्योंकि आप इतना सारा बुक पढ़ रहे हो, एक और बुक पढ़ के 2 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छा है, और उसको पढ़ के आप इंडियन फिजिकल जियोग्राफी अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट
पूरे मतलब सब्जेक्ट्स टॉपिक्स नहीं, इनका आप वो देख सकते हो, क्या बोलते हैं, कट ऑफ, एक वो टर्म है ना जैसे वेटेज भी आपको समझ में आएगा कि किसका ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से प्री का प्रिपेयर कर लो। मेंस में आप स्कोर देखो कि किस में ज़्यादा स्कोर आता है। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी सारे रिपीट होते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन पूछते जाते हैं जो सिलेबस में कुछ भी नया नहीं पूछते। तो सारा मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लो, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, जैसे पेपर 6 पार्ट 3 आपने प्री में इतना पढ़े हो कि मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर सोशियोलॉजी भी बहुत छोटा है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से, मतलब बहुत सारा टाइम और एनर्जी हिस्ट्री में आप दे दोगे तो 75 नंबर का ही है, और ये सब में भी दोगे कि छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी छोटा सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री कम है, मतलब पूरा इंडियन एंशंट हिस्ट्री के बराबर पूरे छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर लो ऐसे करके। मेंस में तो पूरे जगह स्कोर करो, क्योंकि मेंस क्वालिफाइंग नहीं है, मेंस में आपको टॉप मारना है। तो मेरे को लगता है 7 पेपर में आप ऐसा कुछ एम लेके चलो कि सब में फोड़ना, मतलब 130 135, क्योंकि हम लोग के टाइम तक 3 सब्जेक्ट में 130 आपको टॉप 10 तक ले आता, लेकिन अभी 943 मार्क्स चले गए, तो शायद 4 पेपर 5 पेपर तक पहुंचाना होगा अगर टॉप करना है तो। अच्छा, मार्क्स लाना। तो सर अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं अपने इंटरव्यू के, एक फाइनल मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं कि इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। मतलब मैं अपने केस के हिसाब से बताता हूँ, मेरे को लगता है कि सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मतलब आप ये जर्नी जो है हमारी 2 साल लगभग लग जाएंगे अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और 1 साल अभी तुरंत प्रिपेयर किया तो आपका एग्ज़ाम है, आपको क्लियर करना है अपने लिए, घर वालों के लिए, जैसे भी। तो अगर आप कभी भी डाउट करोगे खुद पे तो ये जर्नी और बेकार होती जाएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, क्योंकि प्री निकला, मान लो मेंस निकला और इंटरव्यू में 1 नंबर से आप रह गए, फिर से आपको फिर से जाना पड़ेगा लूप में, फिर आप, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई करें कि नेगेटिव लोग से बिल्कुल दूर रहें, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या कभी आपका इंस्टिंक्ट हमेशा आपको बोल देगा कि ये इंसान गलत गाइड कर रहा है, अगर गाइड भी कर रहा है तो आप उस इंस्टिंक्ट के साथ हमेशा जाओ कि नहीं सुनना है। रिसोर्सेस अगर लंबा प्रोसेस हो भी गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग दे रहे हैं, 1 लाख लोग लेते हैं और 150-200 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो प्रोसेस तो लंबा होगा। किसी का प्री में लक काम कर गया, या उस दिन उसके टाइप के क्वेश्चन आ गए। मेंस में आपका मेहनत है बहुत ज़्यादा, प्री में मेहनत प्लस लक फैक्टर भी है कहीं ना कहीं, तो उस लक फैक्टर के लिए आप वेट कर लीजिए कि चलो इस प्री में नहीं हुआ, अगले प्री में होगा, उस प्री में भी नहीं हुआ तो फिर से आप मेंस फिर से प्रिपेयर करते जाइए, फिर प्री वाले में आ जाइए, अगले में हो जाएगा। पर मेंस लिखने मिला तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचना चाहिए आपके पास। तो थोड़ा अगर ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया तो अपने सोर्सेज पे भरोसा रखें, अगर लग रहा है कि 1 आध बुक एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ लो, मेरे हिसाब से तो पढ़ लो, लेकिन पेपर के बीच में मत पढ़ो। उस क्रूशियल टाइम में, जैसे 2 महीने में पेपर बचा है तो उस टाइम मत पढ़ो। जैसे मैं 2018 की हरिराम बुक पढ़ता हूँ, मेरे पास वही है, सब नया नया बुक आते जाता अभी तक इतना मोटा हो गया होगा, मेरे पास उससे जस्ट आधा से भी कम वेट होगा उसका, तो मैं वही बुक से हर बार पढ़ता हूँ। वो बुक में इतने बार मैं इतना अपडेट कर चुका हूँ, तो मेरे को लगता है नया बुक लेना बेकार है। मैं पेपर के 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले पता नहीं क्यों लेके आ गया, और मैं उसको 1 रीड कर लिया। मेरे को वो सब चीज़ आता था, फिर भी वो पेपर में 2020 वाले में अंडर कॉन्फिडेंट कर रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, और 2 बुक पढ़ने का फिर वो मिसमैच जैसा कुछ, और जो आपका पिक्टोग्राफिक मेमोरी एक बन जाता है, आप बार बार उसी चीज़ को देखोगे तो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी ब्रेक होने लग गई थी। तो ऐसा कुछ स्टंट पेपर के बीच में मत करें, कॉन्फिडेंट रहें, नेगेटिविटी से बचें, रिसोर्सेस अपने फोकस रखिए। अगर आपको बढ़ाने भी हैं तो आप उन चीज़ों को ऐड कर लीजिए या एक्स्ट्रा लिख लीजिए, और थोड़ा समय लगेगा तो पेशेंस रखिए। और जब थोड़ा लो फील करते हैं तो दोस्त फैमिली जिससे भी बात करके आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, और खुद पे भरोसा रखिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच इतने सारे वैल्यूएबल वर्ड्स बताने के लिए। अब बहुत सारी पढ़ाई की बातें हो गई हैं, तो अब थोड़ा फन राउंड करते हैं। सो आई विल बी आस्किंग यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, जिसमें आपके जो पहले मन में आए वो आपको बताना है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। फेवरेट फूड? पैन फ्राइड नूडल्स। अरे वाह। और फेवरेट मूवी? मूवी तमाशा। और अगर आपको कहीं टाइम मशीन मिल जाए तो कहाँ जाना चाहेंगे? कोई मोमेंट जहाँ पर पहुँचना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे? चेंज तो कुछ नहीं करना है, हाँ अगर इधर उधर जाने मिल जाए तो मैं वर्ल्ड कप देखने चले जाऊंगा। अभी लास्ट वर्ल्ड कप होगा मेसी का, तो शायद मैं वर्ल्ड कप देखने चले जाऊंगा। ओके, आप फुटबॉल फैन हैं? हाँ, मैं फुटबॉल फैन। ओके, और अगर आपको 3 विशेस मिले तो आप क्या लेंगे उन 3 विशेस? एक बार मेसी से मिलना, अभी तो यही सोच रहा है कि मेसी से मिल जाए, एक फुटबॉल मैच, वो उसी में इंक्लूडेड है, फुटबॉल मैच। और बाकी तो मेरे को लगता है ठीक है, अचीव करेंगे धीरे से। अच्छा, वो खुद ही अचीव कर लेंगे। ओके, क्योंकि अभी ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा शायद मेसी का, और हम लोग ट्रेनिंग में ही लगे रहेंगे तो वो तो देख पाएंगे नहीं। तो ऐसा कुछ हो जाए। ओके,
तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए। हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। आपके लिए सर। अरे थैंक थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं और कॉमन डाउट्स जो रहते हैं ना स्टूडेंट्स के वो सारे क्लियर हुए। आपको भी बहुत सारे आते रहते होंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग जगह पे। सारे। तो एक बार में वन स्टॉप सोल्यूशन मिल गया है कि इस वीडियो को देख लीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा आपके डाउट। तो थैंक यू सो मच। और हमारे एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि वो भी आके यहाँ पर अपने व्यूज़ शेयर कर सकें। तो आप किन को टैग करेंगे? मैं बेसिकली एक DSP को ही कर देता हूँ, अमन लखीसरानी। वो बेसिकली चार्टर अकाउंटेंट है प्लस अभी DSP बने है और मेरा रूममेट है लकीली, तो मैं चाहूँगा कि वो आए। जी अमन सर, आपको हम लोग वेलकम करते हैं। जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर आइएगा और अपने साथ एक इंटरव्यू करिएगा ताकि आपके भी व्यूज़ हम लोग जान सकें। अभी के लिए थैंक यू सर। आप सब लोगों को भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए।